बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, बैठ जाओ मेरे बच्चों। अच्छा जी सर, कैफ 8 जिसका पुराना नाम कैफ 9 था, आ, इसका बड़ा आसान आसान 2 पेपर आए रिसेंटली। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हिस्टोरिकली बड़ा फेलियर रहा है, ठीक है जी। और फेलियर के रीजन भी आज हम डिस्कस करेंगे, इस पूरे सब्जेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पूरे कैफ का, जिसमें आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। एक पुलिस वाले का रोल जो होता है ना, वो आपने इसमें प्ले करना है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी कि भाई ये चीज आपने देखना है तो कैसे देखना है, वो चीज आपने देखनी है तो कैसे देखनी है। तो सर सबसे पहले एक छोटी सी प्रेजेंटेशन हमने तैयार की है, जिसमें हम कोर्स आउटलाइन, एग्जाम रिजल्ट्स, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट की एक हिस्ट्री रही है कि ये सब्जेक्ट हिस्टोरिकली बहुत मुश्किल रहा है। क्या चीज नहीं, म्यूट नहीं हुआ है, वो आवाज आ रही, ठीक है ना। हिस्टोरिकली ये मुश्किल रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसके जो रिसेंट अटेम्प्ट्स के पेपर्स आए, उनमें मुश्किलात एक तो कम भी हो गई हैं, और दूसरा लोगों ने थोड़ा सा पढ़ना सीख भी लिया इसको, कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम लोग सीख भी गए, ठीक है जी। पहले पेपर आता था थ्योरेटिकल, पूरा थ्योरेटिकल। मेरे टाइम पे जब मैंने पेपर दिया था, ये 2 पेज का पेपर होता था, एक साइड और दूसरी साइड। आज ऑडिट का पेपर अराउंड कोई 4 पेज का होता है, ठीक है जी। उसमें अच्छे खासे सिनेरियोज होते हैं, और आपको उन सिनेरियोज का जवाब देना है। इवन अभी आपने ऑडिट फॉर्म में एंट्री भी नहीं ली है, इसके बावजूद आपसे एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको एक एक मैनेजर का रोल, एक टीम मेंबर का रोल ये आपको आता हो, ठीक है जी। और आप एक किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में एक ऑर्डर को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो जो सवाल आएंगे वो मोस्टली ऐसे होंगे कि जो सिनेरियो बेस्ड होंगे। और सबसे बड़ा जो फेलियर का रीजन है वो यही है कि लोग रट्टा मार लेते हैं चीजों का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस रट्टे को, उस नॉलेज को वो मतलब वो नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर पाते सिनेरियोस के ऊपर, ठीक है जी। मैंने इसको रखा है मॉडरेट टू डिफिकल्ट, ठीक है जी। जिस बच्चे का रट्टा एक रीजनेबल हद तक अच्छा है, वो प्रोसीजर्स याद कर सकता है, और वो प्रोसीजर्स गिवन सिनेरियो के ऊपर अप्लाई कर सकता है, ये सब्जेक्ट उसको तंग नहीं करेगा। ये तंग करेगा 2 लोगों को। एक उस बंदे को तंग करेगा कि जिसको चीजें याद नहीं होती। देखो मैं फिर बता दूं, रट्टा लगाना और याद करने में फर्क है। रट्टे का मतलब ये होता है आप वर्ड टू वर्ड चीजें याद करें, नहीं, आपको ऑडिट प्रोसीजर्स याद करने पड़ेंगे, उसका कोई नेमुल बदल नहीं, ठीक है ना। मैं आपको कहूंगा भाई आप रिसीवर्स वेरीफाई करने जा रहे हो कि कंपनी ने अपने रिसीवर्स सही बुक किए या नहीं किए, तो ऑडिटर को 6 काम करने चाहिए। अब वो 6 काम मेरे जहन में होने चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक सिनेरियो आएगा जिसमें शायद 3-4 प्रोसीजर्स लग रहे होंगे, 1-2 नहीं लग रहे होंगे, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रोसीजर्स हैं कितने, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि गिवन सिनेरियो में प्रोसीजर्स को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है जी। ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें आती हैं, पेपर आपको तंग नहीं करेगा। ये पेपर एक तो इस बंदे को तंग करता है जो ये कहता है कि जी मैं याद नहीं करूंगा, और ये तो प्योर एक ऐसा पेपर है कि जिसमें लॉजिक चलती है। भाई अल्लाह को मानो यार, प्रोसीजर्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है जी। ये चूरन के भाई ये प्रैक्टिकल पेपर है, और इसमें जो है वो आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, आप फंसोगे बहुत बुरे तरीके से पेपर। आज आपको बता दूं, चीजें आपको रिटेन रखनी है। एट द सेम टाइम उस रिटेन नॉलेज को आपको सिनेरियो पे अप्लाई करना भी आना चाहिए। दूसरा, इसमें वो बंदा फंसता है जो खाली रट्टा मार रहा होता है। उसको 6 के 6 प्रोसीजर्स याद होते हैं, लेकिन वो जो भी सिनेरियो आता है पूरे 6 छाप देता है, ठीक है जी। उसको कुछ समझ नहीं आता तो वो कहता है सारी गोलियां एक जगह चला दो, एक तो जाके सही जगह हिट होगी ना, ठीक है जी। तो ऐसा बच्चा पेपर में पास नहीं होता। मैं आपको फिर बता दूं, यहां पर जब एग्जामिनर सवाल पूछता है, कुछ सवाल तो ऐसे स्पेसिफिक वो पूछता है कि जहां आपने रेलेवेंट प्रोसीजर्स लिखने थे वो नहीं लिखे, इसके अलावा को प्रोसीजर लिखे, वो नंबर नहीं देगा, काट देगा पूरा सवाल, ठीक है जी। इस तरह के हैं सिनेरियोज। अभी आपको कोड पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर आप देखोगे कि सिनेरियो इस तरह के। अब एक मिसाल के तौर पर एग्जामिनर ने आपसे एक सवाल पूछा, आपको बताया, आपसे पूछा कि इसमें कौन सा थ्रेट अराइज हो रहा है। अब उसमें एक थ्रेट अराइज हो रहा था, आपने चारों लिख दिए। आपने कहा एक तो हो ही रहा होगा ना, वो नंबर नहीं देगा आपको। वो नंबर नहीं देगा, चाहे भले उसके अंदर एक सही जवाब भी मौजूद हो, वो मार्क्स नहीं देगा आपको, ठीक है ना। दिमाग में रखना, यहाँ इस तरह का हिसाब किताब चलता है कि आपको चीजें याद भी करनी है, और आपको ये भी आता हो कि गिवन सिनेरियो पे उसको अप्लाई कैसे करना है। डन। अच्छा जी ये लास्ट पेपर है कैफ का, और होना भी लास्ट चाहिए। सर इसके लिए क्या नॉलेज और क्या कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता होने चाहिए? देखो आइडियली तो ये कि ये आप
जब पढ़ो जब आपने FAR2 का पेपर दे दिया, और अगर FAR2 का पेपर नहीं दिया तो एटलीस्ट आप साथ दे रहे हो। जिस बंदे ने FAR2 का पेपर नहीं दिया और ऑडिट में बैठ गया, वो ना बैठे, दो मेरे लिए सीधे सीधे पैसे हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद मना करूंगा। या तो 7 पेपर दो FAR2 का, या फिर आप FAR2 देने के बाद ये सब्जेक्ट पढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि देखो, आप ऑडिट करते ही अकाउंटिंग की चीजों का, आप ऑडिट किसका करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेंगे हम। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे रीड ही नहीं करना आती हैं, मुझे पता ही नहीं है एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, तो मैं कैसे ऑडिट करूंगा उसका? ठीक है जी। तो ये याद रखना बेटा कि आपने या तो FAR2 का पेपर पास कर लिया हो, या फिर आप अभी इसी अटेम्प्ट में 7 FAR2 पढ़ रहे हो, तो जो है वो आपको जो चीजें लॉजिकल लगेंगी, समझ आएंगी आपको। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आगे जा रहा हूं जनाब। हमारे पास रिजल्ट्स हैं। इस रिजल्ट में एक बैच ही आया था, ठीक है जी, 2017 और इसके आसपास का। ठीक है जी। फिर 21, 25, 27, 41, आप देखें 41 और 55% वाले रिजल्ट भी मौजूद हैं। ठीक है जी। और इन 41 और 55% वाले रिजल्ट्स के अंदर पता है क्या चेंज आया होता है? मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। इसमें या तो सीधे सीधे सवाल आए हुए होते हैं ज्यादा, और अगर सिनेरियो में आया होता है तो उन स्टैंडर्ड से आया होता है जो टीचर्स को ज्यादा अच्छे पढ़ाने आते हैं। मैंने बहुत क्रूअल अल्फाज इस्तेमाल किए। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो जिसपे काम नहीं होता काम, उसके ऊपर आगे बढ़ जाते हैं लोग और बढ़ा भी दिए जाते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, देखो जब ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मैं खुद पूरी दुनिया जान के मैंने लेक्चर सुने थे। क्यों झूठ बोले बंदा? मैंने ये सोचा कि व्हाई शुड आई रीइन्वेंट द व्हील। मैं सबको सुनता हूं, पहले लोग पढ़ाते गए, सबको सुना, उसके बाद जब मैंने स्टैंडर्ड्स उठाए तब मुझे पता चला कि यार मार्केट में जो बड़े बड़े नाम थे उस वक्त, उनकी डेप्थ कितनी है। ठीक है जी। वो कितना कितना ऑनेस्टली जो है वो अपने सब्जेक्ट को टाइम देते हैं, और कितना ऑनेस्टली उन्होंने खुद चीजें पढ़ी हुई। तो मैं खुद हैरान हुआ। इनफैक्ट अभी CA फाइनल की मैं तैयारी कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि 50% चीजें भी जो है वो स्टैंडर्ड की कवर नहीं कराई जाती। ठीक है जी। लेकिन खैर चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, सब चल रहे हैं, अल्लाह के नाम पे जो है वो सारा हिसाब किताब चल रहा है, पूरा मुल्क चल रहा है। ठीक है जी। दोनों इसी अटेम्प्ट में दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आवाज क्लियर आ रही है भाई मेरी ऑनलाइन वालों? अच्छा जी सर, देखें इसमें अगर आप रिसेंट रिजल्ट्स देखें ना 2019 ऑनवर्ड्स, तो आपको एक खुशाइन बात ये नजर आएगी कि इसमें अच्छे खासे लोग पास हुए हैं। ठीक है जी। 41% का रिजल्ट भी आया है। 41% में देखें आप बीकॉम का रिजल्ट 41% नहीं आता है। ठीक है जी। इसमें आपको वो बच्चे भी मिलेंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो जाके ऑडिट के पेपर में सिर्फ इसलिए बैठे कि उनकी इंडक्शन हो जाए फॉर्म में, क्योंकि फॉर्म में रिक्वायरमेंट होती है कि आपने सारे के सारे पेपर एटलीस्ट अटेम्प्ट किए दो। ठीक है ना? तो लोग देखते हैं कि यार चलो कौन सा बच रहा है, ऑडिट बच रहा है, चलो जाके ऐसे ही बैठ जाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आपको ऐसे भी नजर आएंगे जो जेन्युइन रिजल्ट्स नहीं है। ठीक है ना? उसमें लोगों ने उस तरीके से अपीयरेंस नहीं दिए कि वो पूरी तैयारी करके गए। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से लेटली इसमें अच्छे रिजल्ट्स आए, और इंशाल्लाह ताला आगे भी अच्छा। ये करंटली ओपन बुक नहीं है, ये करंटली ओपन बुक, इसके बाद एक और ऑडिट का पेपर आएगा फाइनल का, एडवांस ऑडिट, वो ओपन बुक है। इसके बाद एक और ऑडिट का पेपर आएगा MSA 1 में, वो भी ओपन बुक है। ठीक है जी। सिर्फ ये एक ऐसा पेपर है जो ओपन बुक नहीं है, और शॉर्टली ये भी हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कार्ड्स पे कि शॉर्टली ये भी ओपन बुक हो जाएगा। फिर शायद मैं आपसे कह सकूंगा कि यार अब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक ओपन बुक नहीं है आपको चीजें याद करनी है। रिजल्ट का ट्रेंड है। अच्छा जी सर, मैं सिर्फ बात करूंगा इसके ऊपर। देखो एक होता है थ्योरेटिकल पेपर, जैसे BM का पेपर था एक जमाने में, ठीक है ना, जैसे इकोनॉमिक्स का पेपर है। एक होता है न्यूमेरिकल पेपर, जैसे आपके पास कॉस्टिंग है, MFA है। ये है प्रैक्टिकल पेपर। मैं इसको न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल नहीं कहूंगा। ये कौन सा पेपर है? अच्छा, प्रैक्टिकल पेपर क्या होता है? इसमें थ्योरीज नहीं है, इसमें आपको देगा वो सिनेरियोज। बताओ आप एक कंपनी में गए हो, ठीक है जी, आपने जैसी ऑडिट कंप्लीट की, ऑडिट रिपोर्ट इशू की, पता चला कि आप एक चीज मिस कर गए, आपने नहीं देखी। आपको एक फैक्ट पता चला जो आपको ऑडिट रिपोर्ट डेट पे पता होता तो शायद आपकी ऑडिट रिपोर्ट डिफरेंट होती, कोई चीज छुपाई गई थी आपसे। अब बताओ आपने क्या करना है? इसको रिस्पॉन्ड करना है। उस रिस्पॉन्ड करने के स्टेप स्टैंडर्ड में गिवन है, लेकिन सर वो जो सिनेरियो है मैंने उसको देख के क्या करना है? अपने प्रोसीजर्स लिखने। तो सर यहां पर आपने क्या करना है? एक तो चीजें याद रखनी है, असला आपने पूरा रखना है अपने पास। चलानी कौन सी वाली बंदूक है वो आपको सिनेरियो देख के पता चलेगा। तो मैं इसको थ्योरेटिकल नहीं कहूंगा, मैं इसको न्यूमेरिकल भी नहीं कहूंगा, मैं इसको क्या कहूंगा? एक प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, ये एक छोटा सा जो है वो
वो रखा गया है कि यार सिनेरियो बेस्ड पेपर कितना आता है। आप देखें सर 2016 में थ्योरी होती थी पेपर में 67%, प्रैक्टिकल पेपर कम होता था। यहां से ना शिफ्ट हुआ मार्च 17 से। आप मार्च 17 का रिजल्ट देखें, बड़ा गंदा रिजल्ट आया, क्योंकि सिनेरियो बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है जी, सिनेरियो बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अब उसका पेट नहीं भर रहा। ठीक है जी, वो 81% पे आ चुका है। लेकिन एक अच्छी बात पता है क्या है, 81% को आप सिनेरियो कह सकते हो, लेकिन बहुत सारे सिनेरियो के एंड पे जो उसने सवाल पूछा ना वो थ्योरेटिकल, पूरा सिनेरियो उसने दिया और उसने कहा बताएं 4 स्टेप्स, या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म किस चीज को कहते हैं। तो दिमाग में रखिएगा, अगर किसी बच्चे ने चीजें याद नहीं की, मैं बार 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 ये वर्ड इसलिए कह रहा हूं कि मैं 2-3 अटेम्प्ट से देखता हूं यार बच्चे इस चक्कर में आते हैं कि यार वो ऑडिट तो समझने का सब्जेक्ट है सर, हम तो ये सुनते हैं, हम याद नहीं करके गए, याद नहीं करके गए, वहां जाके पता चला कि कुछ भी याद नहीं आया। अपने दिमाग से आप ये पेपर नहीं दे सकते, मैं आपको इतना बता दूं। ठीक है जी। अच्छा जी सर, सिनेरियो बेस्ड सवाल अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपको सिर्फ नॉलेज जमा नहीं करनी, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है जी। अब आप सर सिर्फ एक चीज नोट करें, अब आप एक चीज नोट करें सर। अच्छा पहले कोर्स के बारे में हम जरा डिस्कस कर लें। सर देखिए हमारे कोर्स के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा हमारे पास ये 15 से 25 मार्क्स का है, ये आप लिखेंगे, इसमें ऑडिट फ्रेमवर्क, रेगुलेशंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स सब आ जाएगी। ठीक है जी, और इसके मार्क्स से 15 से 25। ठीक है जी, पहले इसके मार्क्स ज्यादा थे, अब कम हो गए। ठीक है, बड़े आगे इसमें देखें टॉपिक्स कौन कौन से। सर इसमें ये टॉपिक्स हैं। अच्छा यार ये आइजा के मैंने नंबर्स लिखे हैं। ठीक है जी, नाम वक्त के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। आइजा 200 हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, 210 हमारे पास एंगेजमेंट लेटर है। ठीक है जी। अच्छा सुने, ये बेसिक बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं। कंपनीज एक्ट, आईफैक और कोड ऑफ एथिक्स, पहले इनका 15 नंबर का ब्लॉक अलग हुआ करता था, अब उन्होंने क्या कर दिया है, इसी में डाल दिया। ठीक है जी। अच्छा सर ये एक नया स्टैंडर्ड ऐड हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, ये पहले नहीं था हमारे कोर्स में। ठीक है, ये नया ऐड हुआ है। ठीक है, ये टोटल 5 एरियाज हैं जिससे आपके 15 से 25 मार्क्स बनेंगे, 15 से 25 मार्क्स बनेंगे। अच्छा इन 500 स्टैंडर्ड्स में पता है एक चीज कॉमन है, वो क्या है, मोस्टली इसके अंदर जो स्टेप्स लिखे हुए हैं वो ऑडिट एक्सेप्ट करने के वक्त या एक्सेप्ट करने से पहले की चीजें। ठीक है जी, एक आध चीज इसके अंदर ऐसी है जो ऑडिट एक्सेप्ट करने के काम करने के बाद की है। ठीक है जी। तो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स का मतलब ये है कि जब आप ऑडिट कंप्लीट कर लोगे तो ऑडिटर का भी ऑडिट होता है। ठीक है जी, उसने काम कैसा किया कैसा नहीं किया ये भी इंश्योर होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, हम वैसे स्टार्ट करेंगे आज आइजा 200 से। मतलब ये आसान है नहीं, इसके अंदर आप कंपनीज एक्ट की चीजें देखोगे, ऑर्डर पे क्या लॉ अप्लाई होता है, लोकल लॉ हमारा क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है। कोड ऑफ एथिक्स भी लॉ है, लेकिन ये लॉ किसका है, ये आईफैक का लॉ है, आईकैप ने अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, ये है आईफैक का लॉ, आईकैप ने अडॉप्ट किया हुआ है। ये हमारा कंपनीज एक्ट है। ठीक है जी, कंपनीज एक्ट में और कोड में क्या फर्क है, कंपनीज एक्ट सिर्फ पार्टनर यानी फर्म का जो ओनर होता है उस पर अप्लाई होता है, कोड ऑफ एथिक्स पूरे ऑडिट टीम पे अप्लाई होता है। आप ऑडिट करने जाओगे ना, आप सबसे पहले जाओगे एज ए जूनियर, क्या जाओगे, जूनियर, आपका ऊपर एक सीनियर होगा, सीनियर के ऊपर एक और जो है वो सीनियर होगा, मैन नहीं वो सुपरवाइजर होगा, ये सारे लोग होंगे ट्रेनीज। कौन होंगे, इन ट्रेनीज के ऊपर होगा एक मैनेजर, मैनेजर के ऊपर होगा पार्टनर, पार्टनर वो बंदा है जो ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा, उस पर अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट। ठीक है जी, कोड ऑफ एथिक्स पूरी टीम पे अप्लाई होता है, चाहे पार्टनर है, चाहे मैनेजर है, चाहे ट्रेनी है, चाहे सुपरवाइजर है, चाहे जूनियर है, चाहे सुपर जूनियर है, चाहे वो ऑडिट फर्म का कुत्ता है। ठीक है जी, सब पे अप्लाई होगा। ठीक है जी, अब सही है भाई, 63% बता रहा हूं मैं, रुक जाओ, बढ़े आगे हम। अच्छा जी सर, दूसरी चीज हमारे पास है प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, ये भी 15 से 20 मार्क्स का एरिया है। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम। कंपनीज एक्ट पर अप्लाई होगा, अगेन बता दें, कंपनीज एक्ट बेटा अप्लाई होगा सिर्फ फर्म के पार्टनर के ऊपर, उस बंदे के ऊपर जो ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम
द पार्टनर और बाकी बहुत सारे लोग होते हैं ऑडिट के अंदर। अभी हम पूरा पलंदा खोलेंगे, रुक जाओ जी। हाँ जी सर, इसके अंदर हमारे पास आते हैं 5 स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। आइजा 300 हमारे पास प्लानिंग का है, 230 डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है हमने, 315 एक चीज पढ़ेंगे कि रिस्क कैसे आइडेंटिफाई होगा, ठीक है जी। फिर हमने सर मटीरियलिटी देखनी है, फिर हमने फ्रॉड देखना है। लास्ट जो स्टैंडर्ड है हमारे पास फ्रॉड का, इसके नाम लिखने की जरूरत नहीं है, वक्त के साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे। सिर्फ आप अपने पास ये लिख लो कि इन स्टैंडर्ड से मार्क्स कितने आएंगे, ठीक है जी बड़े हमारे दोस्त। तो हमारे पास ये 5 स्टैंडर्ड्स कितने मार्क्स के हैं, 15 से 20। ये 5 स्टैंडर्ड्स शुरू के 5 के मुकाबले में क्वांटिटी में बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं एज कंपेयर टू दी लास्ट जो हमने ब्लॉक पढ़ा था उसके मुकाबले में कम है। लास्ट ब्लॉक के मार्क्स थे 15 से 25, इसके मार्क्स है 15 से 20, ठीक है जी। अच्छा जी, लिख लिया, कॉपी कर लिया। चलो जी, ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल, ये है मेन चंक। इसके अंदर है कोई 12-13 स्टैंडर्ड्स, ठीक है, बस बाकी यही है सारा। ये है माशाल्लाह, भर भर के इसमें सामान है। ईमानदारी से पढ़ाया जाए तो ये सबसे जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं ये इतने हैं कि आपकी सोच है, ठीक है जी। ये पढ़ाया भी जाएगा और आपको सिखाया भी जाएगा कि अगर एक ऐसी चीज आगे पेपर में जो आपने देखी ही नहीं हो तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है धन्य जी। आइजा 500 आपके पास ऑडिट एविडेंस का है, 505 आपके पास जो है वो कंफर्मेशन का है, 520 आपके पास एनालिटिकल है, ठीक है जी। फिर सैम्पलिंग है आपके पास, इसी तरह बाकी का स्टैंडर्ड्स हैं, ये नोट कर लें अपने पास। आईटी का जो है वो एरिया पहले 15 मार्क्स का अलग होता था, अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने इसको इसमें डाल दिया। अब उसकी मर्जी है वो आईटी पूछे या ना पूछे, पहले उस पर कंपल्शन थी कि वो आईटी की चीजें पूछता था, अब ये कोर्स इस तरह। खैर खैर बराबर, आईटी बहुत ड्राई है ना। हाँ आईटी बिल्कुल ऐसा हुआ है कि उसमें कुछ चीजें अच्छी हैं, एक्सेस कंट्रोल अच्छे हैं, बाकी फजूल चीजें। ये आईसी एंड टीओसी क्या है, इंटरनल कंट्रोल एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये नंबर बेटा तुम लोगों को पक्के हो जाएंगे, हाँ कौन सा आएगा किस नंबर पे तुम्हें याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लो उसका, ठीक है। हैं ये 45 से 55 मार्क्स का पूरा ब्लॉक। नहीं होगी कोई प्रॉब्लम शकीब, बिल्कुल सही है। आइजा का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है जी। ये वो किताब है जो किस पे अप्लाई होगी सर, ऑडिटर के ऊपर। ये ऑडिटर पे अप्लाई होगी, बाकी किसी पे नहीं। हाँ ये आप पे अप्लाई होगी बाइसियत ऑडिटर, आपने इस किताब के हिसाब से चलना है। ये आपका क्या कहते हैं उसको, मैनुअल है, कहते हैं ना आपको टीवी भी लेके आओ तो उसमें लिखा होता साथ में होता मैनुअल कि टीवी चलेगा कैसे, ये आपका मैनुअल है, ठीक है। चलिए 4 हमारे पास है 10 से 15 मार्क्स का एरिया कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग का। कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग में सिर्फ 2 ही स्टैंडर्ड्स हैं, 2 नहीं है स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं, इसमें टॉपिक 2 हैं बस, ऑडिट रिपोर्ट और ये सारी रिव्यू एंगेजमेंट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ये एक एक करके आस्ते आस्ते बता, पहले कोर्स लिख लो ताकि मुझे समझाने में फिर बाद में आसान। ये ओपन बुक होगा पेपर नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। आयजा की काउंटिंग 200 से क्यों स्टार्ट हुई ये मेरा सवाल भी था टीचर है। नहीं ये तो बड़ी फिर अच्छी काउंटिंग है। एक तो काउंटिंग आती है ISO 9000, वो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स है ना। आपने मिसाल के तौर पर अगर कोई कंपनी खोली और आप चाहते हो कि इंटरनेशनल मार्केट में आपसे चीजें लोग परचेज करें, तो आपको क्वालिटी कंट्रोल स्टेब्लिश करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि मैं एक अच्छी कंपनी हूँ, तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन आपको लेनी पड़ती है। तो एक स्टैंडर्ड है ISO 9000। अब एक बंदा बोले 9000 क्यों भाई, ठीक है अब उसके पीछे कोई होगी लॉजिक, लेकिन यहाँ नंबर जो है वो इसी तरह चलते हैं। 200 की सीरीज ऑब्जेक्टिव्स और इससे रिलेटेड है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड है, आपके पास 500 ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड है, 600 अदर्स जो ऑडिटर के अलावा बाकी लोग हैं वो ऑडिट पे कैसे असरअंदाज होते हैं, एक्सपर्ट है जैसे इंटरनल ऑडिटर है कंपनी का, ठीक है जी। तो उन पे 600 की सीरीज है, 700 की सीरीज जो है वो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर है, 800 की सीरीज जो है वो अदर एंगेजमेंट्स के ऊपर है। तो इस तरह की चीजें उसके अंदर, ठीक है ना, उन्होंने सेगमेंट बनाए हुए।
200, 300, 400 जी। भाई लास्ट टाइम इसके अंदर एक सवाल आया 20 नंबर का एनालिटिकल प्रोसीजर्स का, उसमें कंप्यूटेशन करनी थी, ठीक है ना, उसमें कंप्यूटेशन करनी थी। हम लोग ने यहाँ ICAW से सवाल करा दिया था, तुक्के में वो लग गया हमारा, ठीक है ना। हाँ, तुक्का था, तुक्का, प्योर तुक्का था। यहाँ से एनालिटिकल प्रोसीजर का एक सवाल अच्छा लगा, वो करा दिया, 20 नंबर का आउट किया गया, और प्योर तुक्का था। हमें पहले से पता था, और मैं ICAP की रग रग से वाकिफ हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये ISO 31000 रिस्क मैनेजमेंट का है, ISA नहीं हुआ, ISO है जी। वो तो बहुत मुश्किल सवाल था, नहीं क्या हो गया, बता रहा हूँ, साथ बता रहा हूँ मेरे बच्चे। चलो जी, वाई पीपल फेल, इसका एक ही जवाब है, मैं इसका कोई ये जवाब नहीं दे रहा है, सारा बकवास बात है। मैं इसका जवाब सिर्फ एग्जामिनर कमेंट से आपको दूंगा, ठीक है। ये वो बात है जो समझाने वाली बात है। अच्छा जी, सबसे पहले जी आप देखें एग्जामिनर कमेंट्स एज अर्ली एज March 2020 better performance was observed in the session as 41% examinees were able to secure passing marks as compared to 25% in the previous session। उसने कहा आपने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा चंगा काम किया, पिछली दफा के जलीलों से इस दफा की लॉट अच्छी थी। लेकिन वो आगे कह रहा है, इट वाज कॉमनली ऑब्जर्व्ड दैट एग्जामिनीज परफॉर्म्ड वेल इन द क्वेश्चन व्हिच इन्वॉल्व्ड रोट लर्निंग, रट्टा लगा के तो आप निकल गए, whereas struggled in the question which required application of knowledge। एक हो गया, किसकी कब का एग्जामिनर नहीं है, मार्च 2020 में। फिर उसने ये मार्च 2020 से एक अटेम्प्ट पहले की, यहाँ छुप गया ये, ठीक है। तो अगर मैं सही करने जाऊं तो शायद सही हो भी जाए, नहीं आगे बढ़ जाएगा ये, पीछे कैसे जाएंगे। ओ जबरदस्त, थैंक यू। अच्छा जी, फिर वो कह रहे हैं जनाब बेटर परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड in this session as compared to the previous session, however the result is still not up to the mark, ठीक है जी। मेन रीजन फॉर बिलो एवरेज परफॉर्मेंस seem to be inability of the examinees to implement theoretical knowledge to a scenario based question। दूसरी दफा एग्जामिनर की हट गई, क्या आप सीधे वाले सवाल तो कर लेते हो, लेकिन जहां आपको सोचने को कहा जाए तो आपका दिमाग बंद हो जाता है। हमने कहा अच्छा ये तो 2 दफा ही हुआ है ना। एग्जामिनर ने कहा द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन दिस अटेम्प्ट वाज मच बेटर, ठीक है जी, प्रीवियस अटेम्प्ट के मुकाबले में 14% से हम 29 पे हैं, ठीक है जी। हाउएवर परफॉर्मेंस इन क्वेश्चंस 4, 7, 8 एंड 9 वाज क्वाइट पुअर। अब ये कौन से सवाल थे? अ क्लियर ऑब्जर्वेशन was that the student performed well in straightforward memory based questions but reflect poor knowledge and scenario based questions। कितनी दफा हट गई एग्जामिनर की? 3 दफा। अब आओ चौथी दफा, the overall performance in this paper was good, 55% लोग पास हुए। most of those who could not perform well were those who have been failing in the past many attempts। उसने कहा एक लांतियों की लाइन है, वो फेल होते हुए आ रही है, वो इस अटेम्प्ट में भी फेल हो गए, 55% में पास नहीं हुई वो, ठीक है जी। दे शुड रीथिंक देयर अप्रोच टुवर्ड्स स्टडी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कवर द एंटायर सिलेबस। देखा सेलेक्टेड स्टडी करके नहीं आना। दे शुड लर्न आंसरिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एज इन many cases they write statements which are not incorrect। वो कह रहे हैं which are not incorrect, सही होते हैं but are irrelevant to the given situation। समझ आ रहा है एग्जामिनर क्या कह रहा है? मुंह के फायर का कोई चांस नहीं है, आप और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पे नॉलेज सही से अप्लाई करो। 4-5 दफा हट गई उसकी, 2 और दफा सिखा बता रहे थे आप। यहां देख लो, आगे आगे पीछे आ गया, पीछे अच्छा ये हमारे पास 2 दफा छप गया। चलो जी, ऐसे आप हर अटेम्प्ट के सवाल कमेंट्स उठाओगे ना, हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर की एक ही शिकायत कि मैं तुम लोगों को 15 दफा बोल दिया है लेकिन तुम लोग ने इंसान का बच्चा नहीं बनना। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा 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 क्या है कि जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस लोग हैंडल नहीं कर पाते? सबसे पहली चीज, जब क्लास में बैठे हो ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप लिखो उसको प्रॉपर्ली। अपने हाथ की लिखी हुई चीज इंसान को याद रहती है। आप जब नोट्स लेके बैठ जाते हो ना, तो सिर्फ आप सुनते हो, फिर उसके बाद आपको चीजें याद
नहीं रहती। मैं शायद अपनी अटेम्प्ट में किसी भी थ्योरी पेपर में या इस तरह के पेपर में कभी फेल नहीं हुआ, क्योंकि मेरी एक आदत होती थी कि टीचर खांसता भी था ना तो मैं वो भी लिख लेता था। ठीक है ना। हमारा टीचर एक फजूल सा एग्जाम्पल दे रहा है, कोंगो में जहाज का दरवाजा खुल गया, 15 लोग जो है ना वो जहाज से बाहर निकल गए, मर गए, मैंने वो भी लिख लिया। मुझे लगा कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, पहले जब हमने लास्ट टाइम पढ़ाना शुरू किया उस पर, तो बच्चों ने कहा नहीं नोट्स दे दे। मैंने कहा नहीं, मैं प्रेफर करूंगा कि आप लिखो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नोट्स में दे दूंगा आपको, पूरी किताब दूंगा नोट्स, ठीक है। पूरी किताब है 400 पेजेस की, जिसमें सारे नोट्स जो क्लास में आप उस पर बताऊंगा सब नोट्स के अंदर मौजूद हो। इसके बावजूद मैं एनकरेज करूंगा आप क्या करो, आप लिखो यार। अपने हाथ की लिखी हुई चीज कभी भी इंसान नहीं भूलता, उसको चीजें याद आ जाती है। सिर्फ नोट्स सामने रख के पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कांस्टेंट रिवीजन करना है, तो ऐसे आप उड़ते रहोगे जैसे बंदा उड़ रहा है। ठीक है। एक हमारा ऑडिट का ग्रुप होगा और इंशाल्लाह होगा। अब हम जाते हैं जनाब अपने पहले टॉपिक के ऊपर। ठीक है जी। देखो मेरे बच्चों, मैं अगर आपको, मुझे आप एवेल्युएट करना चाहते हो कि मैं आपको जो चीजें पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके पास एक बेंच मार्क है और वो है आई कैप की किताब। ठीक है। आई कैप की किताब आप अपने सामने रखेंगे। अगर आपको उस किताब में कोई चीज ऐसी नजर आए जो आपको टीचर ने नहीं करवाई, छोड़ दी, ये बोल के छोड़ दी कि इंशाल्लाह ये आगे पढ़ेंगे, इसका मतलब है वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी। अगर वो आगे पढ़ेंगे इसका मतलब है नहीं पढ़ेंगे। जब मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा वो हर लिहाज से कंप्लीट होगा, वो हर लिहाज से कंप्लीट होगा। पहले चैप्टर के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा में कोई चीज ये कह के नहीं छुड़वाऊंगा कि यार ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, अभी आपका दिमाग नहीं बना। नहीं, जो आई कैप में चीजें जिस कॉन्टेक्स्ट जिस उसमें डाली हुई हैं वो सारी आपने कवर करनी। ठीक है जी। आप इस चीज से अंदाजा लगाओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जजमेंट का, प्रोफेशनल जजमेंट का, उस पर एक दफा 6.5-7 नंबर का सवाल आ गया। छोटा सा जजमेंट है क्या, जजमेंट कब लेनी है। मुझे पता है एक मौलवी जजमेंट कब लेता है, मौलवी के सामने कुरान भी हदीस भी है ना, तो उसको अपने जजमेंट की क्या जरूरत है। क्या हर एक चीज कुरान में हर एक सिनेरियो उसी तरह डिफाइंड है जैसे प्रैक्टिकली हो रहा है। नहीं सर। क्या हदीस में हर एक सिनेरियो कवर्ड है। नहीं। तभी तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि जब कुरान और हदीस से रोशनी ना मिले तो आप इज्तिहाद करो। ये इज्तिहाद क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट है। ऐसा हमारे जो मसालिक बने वो कुरान और हदीस में मौजूद मसलों से थोड़ी बने, वो किस में बने, इज्तिहाद में बने। एक ने एक तरीके से चीज सोची, दूसरे ने दूसरे तरीके से चीज सोची। ये क्या है, प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर को भी जजमेंट लेनी पड़ती है, क्यों, हर एक चीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई है। खैर जी, तो उस पर सवाल आ गया तो कोई चीज आपने छोड़नी नहीं है। क्लियर है सर। सबसे पहले ना हम एक कहानी सुनाएंगे आपको कि ऑडिटिंग इमर्ज कैसे हुई। अब देखो इसके अंदर सिर्फ आपने ये हेडिंग्स याद रखनी है, मैं हर एक जगह पे आपको बताऊंगा याद रखने वाली चीज क्या है। ये अंग्रेजी याद करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। आप अपने अल्फाज में इसको लिख सकते हो। ये आता भी है, कभी 2 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है, ज्यादा का नहीं आता। ठीक है जी। सुने जनाब, मुझे एक बात बताएं, आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि अंग्रेजों की एक हुकूमत होती थी जिसमें सूरज नहीं डूबता था। क्यों। वेरी गुड सर। इतना बड़ा एम्पायर था कि वो किसी ना किसी जगह पे सूरज उनकी जो है वो इक्तदार में ही उगा हुआ होता था। तो मुझे एक बात बताएं सर, यूके वाले यहां बैठे हैं पाकिस्तान में, कब्जा है सर पाकिस्तान पे अंग्रेजों का। अंग्रेजों को सामान यहां से साउथ अफ्रीका भेजना है, क्या करेंगे वो, उनको क्या चाहिए सर, उनको चाहिए मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा पैसा लगाया किसमें, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में लगाया, ताकि हमारी एम्यूनिशन यहां से वहां ट्रांसफर हो सके। सर जब ये एम्यूनिशन यहां से वहां ट्रांसफर होना शुरू हुई ताकि वो अपने किंगडम को स्टेबल रख सके, कब्जा रख सके उसके ऊपर, उनको दरमियान में ये पता चला कि यार इससे तो हम गुड्स भी बेच सकते हैं। अगर एक बंदा पाकिस्तान में अच्छे जूते बनाता है तो पूरी दुनिया बेच सकता है, वो हर जगह बेच सकता है। तो उन्होंने क्या किया, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज करना शुरू किया। किसके लिए, किसके लिए, जंगी साजो सामान की बजाय किसके लिए, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कस्टमर क्रिएट करने के लिए, बिजनेस के लिए। अब मुझे एक बात बताया, पाकिस्तान में एक बंदा है जिसके जूते बहुत अच्छे थे, जूते अच्छे बनाता है, उसने जब जूते बाहर भेजे तो उसके कस्टमर्स बढ़ गए। कस्टमर्स बढ़े तो उसको किस चीज की जरूरत पड़ी, फाइनेंस की, पैसों की, मशीनरी की, मास प्रोडक्शन की। तो मास प्रोडक्शन के लिए पैसे जमा करने के लिए कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ किस चीज का, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का। किसका,
ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का, क्योंकि एक सोल ट्रेडर और एक पार्टनरशिप के पास तो पैसे क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो सर हमें क्या चाहिए, और पैसा चाहिए, मास प्रोडक्शन करनी है, मिलियंस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनानी पड़ेगी। तो क्या बने सर, 1840 में पहली दफा यूके पार्लियामेंट ने ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को अप्रूव किया कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है। हम सारे शेयर होल्डर्स हैं, कौन है, हम सब ने पैसे डाले। एक कंपनी के शेयर होल्डर्स कितने होते होंगे, एनी गेसेस, कितने कितने? भाई मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों मेरी आवाज आ रही है? अनलिमिटेड क्या होते हैं मतलब, नहीं अनलिमिटेड हो सकते हैं, मैं कहता हूं होते कितने हैं प्रैक्टिकली, फराज एनी गेस? सर मैंने आपको बताया ना, रिलायंस इंडिया की कंपनी है, उसको अपनी एनुअल जनरल मीटिंग फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में रखवानी पड़ती है, यानी जिसमें 70,000 लोग आ सकते हैं, ठीक है जी। उसके शेयर होल्डर्स मिलियंस में, लेकिन वो एक्सपेक्ट करता है कि शेयर होल्डर्स जब मीटिंग अटेंड करने आएंगे तो कितने आएंगे, कुछ 60-70,000 आ जाएंगे, तो पूरा स्टेडियम बुक कराता है। अब मुझे बताओ, इतने सारे ओनर्स, बिलियंस ऑफ रुपीज जमा हुए, कंपनी कौन चलाएगा? तो इसका मतलब है सर, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं किसको, मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं। किसको अपॉइंट करते हैं? तो बिजनेस चलाएगा कौन, मैनेजमेंट चलाएगा। किसके लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। क्या शेयर होल्डर ने पैसा कंट्रीब्यूट किया है? यस सर, स्किल सेट वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, वो रिलाय करता है किसके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। इसका मतलब ये कि सर हमारे पास सबसे पहले मास प्रोडक्शन ने फाइनेंस की जरूरत को क्रिएट किया, फाइनेंस की जरूरत ने ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज बनाई, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज जब बनी, शेयर होल्डर ने पैसे जोड़े, तो उनको जरूरत पड़ी कि यार हम तो बिजनेस नहीं चला सकते, हमारी तो एक्सपर्टीज नहीं, और इतने सारे मालिक होंगे तो चलाएगा कौन? तो उन्होंने क्या किया सर, सर उन्होंने मैनेजमेंट को अपॉइंट किया। अब सुनो, ये लिखेगा नहीं कोई भी, हाँ सुनो जी, हमारे शेयर होल्डर्स ने किसको अपॉइंट किया? अच्छा, मैनेजमेंट का सबसे पहला ब्लॉक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसको अपॉइंट किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मोस्टली बड़े शेयर होल्डर खुद डायरेक्टर भी बन जाते हैं। जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास अच्छी खासी होल्डिंग होती है, वो क्या बन जाते हैं? अच्छा, बाहर से भी हम डायरेक्टर ले लिया, कोई एक्सपर्ट ले लिया, तो हमने क्या किया, डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए, ठीक है जी। आमतौर पे कंपनी के अंदर 10 के करीब डायरेक्टर्स होते हैं, ऐसा है। अब बताओ सर, 10, 11, 12, किसी में 15 भी होते हैं, किसी में 8 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। कंपनी के साइज और नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपको डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। शेयर होल्डर ने किसको अपॉइंट किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में नाम दिया जाता है दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है जी। क्या मतलब? चार्ज का मतलब होता है जिम्मेदारी, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, यानी इनकी जिम्मेदारी है पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को चलाने की, कंपनी को चलाने की। अब खुद बताओ, अपॉइंट किसने किया इनको? ये रिपोर्ट भी किसको करेंगे? अच्छा, क्या डायरेक्टर काम करेंगे हैं? क्या डायरेक्टर बिजनेस चलाएंगे? क्या डायरेक्टर पैसा इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे किसको? नीचे मैनेजमेंट को। किसको? मैनेजमेंट को। अच्छा देखो, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में जब मैनेजमेंट का वर्ड आएगा ना, कि मैनेजमेंट कौन है, तो हम कहेंगे वो लोग जिनको डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है। अच्छा, वो कौन होंगे? एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड होगा, एक सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होगा, एक एडमिन डिपार्टमेंट का हेड होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड होगा। ये सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होंगे। इनको किन्होंने अपॉइंट किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ऐसा। अब बताओ सर, ये लोग क्या करेंगे? ये हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, ये अपने नीचे क्या करेंगे सर? ये अपने नीचे अपॉइंट करेंगे किसको सर? लोअर मैनेजमेंट को। ये पूरी ब्लॉक कहलाती है एम्प्लॉइज इसकी। देखो याद रखना, आगे मैं बताऊंगा आपको, स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ कि एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया तो मैनेजमेंट को बताना है, मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया तो बोर्ड को बताना है, बोर्ड ने फ्रॉड किया तो ये डिफरेंस याद रखना। शेयर होल्डर जिसने पैसा डाला, उसने किसको अपॉइंट किया? बोर्ड को। बोर्ड ने किसको अपॉइंट किया? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट में है कौन? हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ने क्या किया सर? एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया। एम्प्लॉयज जनरली ऑपरेशन काम करेंगे, ठीक है जी। अब एक बात बताओ सर, ये पूरा सेटअप चले जा रहा है। कंपनी को सेटअप किसने किया? शेयर होल्डर्स ने। शेयर होल्डर ने अपॉइंट किसको किया? बोर्ड को। बोर्ड ने किसको अपॉइंट किया? मैनेजमेंट को। और मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज लेके आई। डन, ये बात समझ आती है? अब मुझे एक बात बताओ, दो पार्टीज हो गई ना। अगर मैं दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को और मैनेजमेंट को और एम्प्लॉय को एक ही नाम दे दूं, मैनेजमेंट बोल दूं, चलेगा? हाँ चलेगा सर। अब बताओ, शेयर होल्डर ने अपॉइंट किसको किया? टेक्निकली मैनेजमेंट को। किसको?
मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाएगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, जनरल मैनेजमेंट जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, नीचे के एम्प्लॉइज, इनको जनरल नाम स्टैंडर्ड ने क्या दिया, मैनेजमेंट। जहां स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करेगा तो क्या कहेगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है जी, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। जब जो बातों का स्टैंडर्ड जनरल नाम दे रहा होगा क्या, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वो सबको डाल देगा। लेकिन जब वो स्पेसिफाई करेगा तो क्या करेगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को अलग करेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को अलग करेगा, एम्प्लॉइज को अलग करेगा। अब मेरा एक सवाल है सर, इसमें ऑडिटर किधर है भाई, मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों, क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? बिल्कुल आ रही है बेटा। रुकैया, तुम्हारे पास कोई मसला आ रहा होगा, उसको चेक कर लो बेटा जी। ऑडिटर कहाँ है इसके अंदर भाई? नहीं, अब ऑर्डर तो है ही नहीं ना। अब सुनो 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 सुनो, ना ना ना, सुनो सुनो, छोड़ी दी छोड़ी छोड़ी, लिखोगे नहीं कोई भी, हाँ मैं पूरा टाइम आपको लिखने के लिए दूंगा। सुनो, ऑडिटर तो है ही नहीं ना कहीं। शेयर होल्डर ने किसको अपॉइंट किया, बीओडी को, बीओडी ने मैनेजमेंट लाई, यानी सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स लाया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स ने क्या किया, अच्छा जी सारे मामला हो गए, पूरा साल काम हुआ, पैसा किसका लगा हुआ है, काम कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रही है ओवरऑल। साल खत्म हुआ, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए बैठ के, ये डायरेक्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हैं कंपनी के, कंपनी की सेल्स कितनी 500, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना 240, बेड डेट्स आ रहे हैं, पता ना बेड डेट्स का मतलब क्या होता है, एनआरवी लॉसेस, इन्वेंट्री खराब हो गई, इंपेयरमेंट, फिक्स्ड एसेट्स खराब हो गए, रिपेयर एक्सपेंस, कुछ हमने एसेट्स को वो जो रिपेयर उसकी करवाई, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50 का लॉस। अब डायरेक्टर्स परेशान बैठे कि शेयर होल्डर ने भरोसा करके हमें पैसा दिया, हमें एक्सपर्ट समझ के ले क्या है, हमने तो कंपनी की रेड मार दी। अभी क्या होगा, जैसे ही मीटिंग होगी शेयर होल्डर आएंगे और एक एक करके हमें लात मार के बाहर फेंकेंगे कि तुम लोग ने ये काम किया। अब डायरेक्टर्स के सामने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़े हुए, डायरेक्टर ने कहा अच्छा एक मिनट ना, ये बेड डेट्स का मतलब क्या है, अंदाजा है कि कुछ लोग पैसे नहीं देंगे, अंदाजा है ना, अंदाजा है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि बना कर दिया, इसको एक काम करो काट दो। होने का एनआरवी लॉसेस, एनआरवी लॉसेस का मतलब क्या होता है, सर इन्वेंट्री जो है ना वो कम रेट पे बिकेगी, जितने की खरीदी उससे कम पे जाएगी, हमने पहले से लॉस बुक कर लिया। नहीं तो पहले से क्यों बुक किया, जब सेल होगी तब बुक करेंगे, निकालो उसको भी। होने का इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंपेयरमेंट कैसे निकलती है, वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, शेयर होल्डर को घंटा आएगा समझ में क्या है, निकालो उसको भी। रिपेयर एक्सपेंस, ये क्या है भाई, हमने कहा हमने कुछ मशीनें जो है वो रिपेयर करवाई है, उसने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिपेयर एक्सपेंस की जगह कैपिटलाइज भी तो हो सकता है, हम ये शो कर देते हैं कि जो हमने खर्चे किए हैं इससे मशीन की कैपेसिटी बढ़ गई है, मशीन इंशाल्लाह ज्यादा प्रोड्यूस करेगी, निकालो उसको भी कैपिटलाइज करो, बाकी छोड़ दो भले। अब एक बात बताओ, 240 रुपए का जीपी 150 रुपए 90 रुपए का हो गया स्ट्रेट प्रॉफिट, ऐसा। अब उन्होंने कहा अब कुशल मंगल है, ये 10 के 10 डायरेक्टर्स बैठ के ये सारे इन्होंने काम किए, खुश खुशहाली में इन्होंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट किए, बोर्ड ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब कंपनी को शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट किए, शेयर होल्डर खुश हो गए, वाह भाई 90 रुपए का प्रॉफिट कमाया। शेयर होल्डर में कौन शामिल है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है जी, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन बस काम चलाया हुआ, किसी ने इसके ऊपर जो है ना वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और तो सुनना, शेयर होल्डर्स ने कहा वेरी गुड जी, 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, इसमें से 20 रुपए का प्रॉफिट आप बांट दो डायरेक्टर्स के अंदर, थैंक यू वेरी मच। डायरेक्टर्स के अंदर ये सारे हरामखोरी के आइडियाज एक ही बंदे के थे। मैं अक्सर ये स्टोरी सुनाता हूँ, ये एक छोटे कद का इंसान था, ठीक है जी, छोटे कद के लोग होते हैं ये होते बहुत तेज, ये फैक्ट है, ये मानो नहीं मानो, ठीक है ना। छोटे कद का इंसान दिमाग से बहुत तेज होता है, वो जितना जमीन के ऊपर होता है जमीन के नीचे भी होता है, ठीक है जी। भाई नाराज नहीं होना कोई इससे, जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई सीरियस ना ले ले, लड़के एक दूसरे को देख रही, नहीं मजाक कर रहा हूँ बिल्कुल। अच्छा जी, तो 20 रुपए का जब प्रॉफिट आया इनके, इससे बोनस आया, इन्होंने कहा भाई जबरदस्त काम किया है,
छोटू ने कहा भाई सारे हरामखोरी के आइडिया मैंने दिए थे, तो उसमें से 10 रुपए आप मुझे दे दो सीधे सीधे। इन डायरेक्टर्स ने कहा नहीं, ये पैसा बटेगा कद के हिसाब से, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब छोटू निकला बदनसीब, इसने कहा अच्छा, इसको दिया कम बोनस। इसने क्या किया, बोनस तो ले लिया, ठीक है, होता है ना। अभी कल जो है वो राइस के प्रिंसिपल ने एक बच्चे को मैसेज किया कि आप हमारे एम्बेसडर हो, आप जो है वो मतलब उस बंदे ने गुड फेथ में मैसेज किया हो शायद कि भाई आप जहां हमारी बुराई हो रही है आप वहां सच्ची बात करो जाके, वो भी किसी एम्बेसडर ने लीक कर दी, ठीक है जी। अब अल्लाह माफ करे यार, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, जिस उस पे आ गया मामला, मुझे दुख हो रहा है लोगों के ऊपर यार, ठीक है। कुछ उस्तादों की कुछ थोड़ी बहुत मैं कहता हूँ इज्जत करनी चाहिए, उस्ताद को भी ये करना चाहिए कि जहां अगर कोई बच्चा ऐसा जो नहीं अफोर्ड कर सकता उसको थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए उसको, ठीक है ना। तो अब ये छोटू भाई को दिल में चोट लगी, छोटू भाई ने कहा हम जिंदगी में हमेशा जो है ना यही हुआ है हमारे साथ, जिस चीज पे हमने हाथ रखा दुनिया ले गई, ठीक है जी, आज ये पैसे भी ले गया हमसे। छोटू ने क्या किया जनाब, गौर से सुनना, कॉल की शेयर होल्डर्स में से एक बड़े शेयर होल्डर को, मेजर शेयर होल्डर, उसको कॉल की, उसको बताया कि आपकी कंपनी में जो डायरेक्टर बैठे हैं ना ये सारे हरामखोर हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने एक्सपेंसेस छुपाए, ठीक है जी, इन्होंने एक्सपेंसेस छुपाए। इन्होंने, शेयर होल्डर ने कहा इन्होंने क्यों एक्सपेंसेस छुपाए, उन्होंने कहा जब ये डिसाइड हो रहा था तो उन्होंने कहा शेयर होल्डर तो है ही बेवकूफ, ठीक है जी, है ही पागल, उनको कद्दू पता है कि क्या चल रहा है कंपनी में। तो उन्होंने कहा इस चक्कर में उन्होंने एक्सपेंसेस छुपाए, और आपको मैं बता रहा हूं, मैं आपका जो है वो वेल विशर हूं, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, शेयर होल्डर की हट गई, उसने कहा आप कौन है, उसने कहा मैं भी एक डायरेक्टर हूं लेकिन मैं भाग चुका हूं यहां से, ठीक है, अब आप बाकी को पकड़ लें। अब सुने जरा दोस्त, मुझे एक चीज बताएं, जब ये बात शेयर होल्डर को पता चली तो शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए, नया बोर्ड लाना चाहिए पूरा, है, नया बोर्ड लाएंगे तो वही वही काम जो आज इन्होंने किया है कल दूसरे आके भी यही काम करेंगे। तो क्या करना चाहिए सर ऐसे ऐसे केस में, सर इस शेयर होल्डर के ग्रुप ने अपॉइंट किया किसको, एक इंडिपेंडेंट बंदे को, किसको, एक इंडिपेंडेंट बंदे को, जो कौन है, ऑडिटर है। अब बताओ ऑडिटर का काम क्या होगा, सर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब डायरेक्ट शेयर होल्डर्स को नहीं देगी, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको देगी, ऑडिटर को देगी। ऑडिटर क्या करेगा, उसका ऑडिट करेगा, ऑडिट का मतलब क्या करेगा, चेक करेगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बने हैं या नहीं बने। क्या करेगा, क्या ऑडिटर फ्रॉड देखेगा, नहीं। क्या ऑडिटर जो है वो सारी गलतियां देखेगा जो चोरियां हुई हैं, नहीं। ऑडिटर का एक काम कि ये चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हैं। तो बताओ सर बगैर अकाउंटिंग पढ़े ऑडिट कर सकता है कोई, नहीं। एक मौलवी ने कुरान ही नहीं पढ़ा, आप उससे कह रहे हैं कि यार आप शरीयत के हिसाब से फैसले करो, ठीक है जी। तो मुझे एक बात बताएं सर, ऑडिटर का काम क्या, ये चेक करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने या नहीं। अब बताओ आप एक ऑडिटर हो, बताओ ये सेल्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से आ रही है, वेरी गुड सर, IFRS 15 के हिसाब से आ रही है, ऐसा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसके हिसाब से आ रहा है, वेरी गुड सर, IS2 के हिसाब से आ रहा है। पता ना IS2 क्या है, इन्वेंट्री का है। बेड डेट सर आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं, IFRS 9। NRV लॉसेस IS2, फिर इंपेयरमेंट IS 30। क्या हमें ये पता होना चाहिए, नहीं नहीं, मैं तो ऐसी नॉलेज झाड़ रहा हूं जी सर। रिपेयर एक्सपेंसेस IS 16, अदर एक्सपेंसेस वेरियस स्टैंडर्ड से आ रहे हैं। अब बताओ सर अगर मैं एक अच्छा ऑडिटर हूं तो मैं क्या करूंगा, एक एक लाइन आइटम को पिक करूंगा और चेक करूंगा कि ये अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही बुक हुआ या नहीं हुआ। अगर सारे हेड्स बिल्कुल सही तरीके से बुक हुए हैं तो मैं क्या करूंगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको दे दूंगा, नहीं, मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा। क्या करूंगा, एक रिपोर्ट बनाऊंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही बने हुए हैं, और ये रिपोर्ट मैं किसको दूंगा, शेयर होल्डर्स को दूंगा। ये रिपोर्ट मैं किसको दूंगा, शेयर होल्डर्स को दूंगा। बताओ मुझे मिला क्या, ऑडिटर को मिलता क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन देता है, मैनेजमेंट देती है। ऑडिटर आगे क्या करता है, पास करता है ऑडिट रिपोर्ट किसको, शेयर होल्डर्स को। बताओ सर ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहां से मिलेंगे, मैनेजमेंट से मिलेंगे। ऑडिटर आगे क्या देगा,
ऑडिट रिपोर्ट देगा। अब बताओ सर, जब शेयर होल्डर के पास इनकी ऑडिट रिपोर्ट आएगी तो शेयर होल्डर को इत्मीनान करना चाहिए। हाँ, क्या इत्मीनान करना चाहिए कि क्या सारे ऑडिटर ने सारे फ्रॉड पकड़ लिए? नहीं। फिर क्या इत्मीनान करना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे पास आए हैं ये अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं या नहीं बने, ऐसा। अब बताओ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या? उसका ऑडिट करके रिपोर्ट करने की। ये बात समझ आती है? ये बात भेजे में बैठती है? अब बताओ पुराने और नए सिनेरियो में फर्क क्या आ गया? पहले मैनेजमेंट अकाउंट्स बनाती थी, डायरेक्ट किसको दे देती थी? अब सर वो अकाउंट्स बनाने के बाद किसको दे रही है? ऑडिटर को दे रही है। ऑडिटर क्या कर रहा है? उसका ऑडिट कर रहा है और ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट दे रहा है किसको? शेयर होल्डर्स को। ये बात समझ आती है? अब सर आप लोगों ने इसमें लिखना क्या है? आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों छोटी सी कहानी लिखनी है। आप लोगों ने पहले ये छापना है, ये 4 चीजें छापनी है, 4 स्टेप छापने। छापते जाएं, अपने आप को सर गाइड करता जाऊंगा। जी मेरे भाई, कर लिए कॉपी? वो रख दो ना, काशिफ को लगा दो। हाँ, लगा दो लगा दो लगा दो लगा दो, बता दो उसको, मैं बताता हूँ आगे को। चलो जी, हो गया? चलो मेरे बच्चों, एक स्टेप आगे जाएं। अच्छा, ये हम कौन सा आइजा पढ़ रहे हैं? ये हम पहले पढ़ रहे हैं जनरल कॉन्सेप्ट्स। जी मेरे बच्चे, बिल्कुल कर सकती है। हमने पहला वर्ड क्या इस्तेमाल किया कि ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, ऑडिटर की डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए मैनेजमेंट के ऊपर, अदरवाइज वो शेयर होल्डर को बेवकूफ बनाएंगे। ठीक है जी, मिलके बनाएंगे। ठीक है जी। और ऑडिटर का जो है वो ताल्लुक शेयर होल्डर से भी नहीं होना चाहिए। वो क्यों? डायरेक्टर को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, ये दोनों मिलके बाकी पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाएंगे। ये टैक्स वालों को बेवकूफ बनाएंगे, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज को बेवकूफ बनाएंगे। तो ऑर्डर का ताल्लुक ना तो शेयर होल्डर से होना चाहिए ना मैनेजमेंट से होना चाहिए। दे शुड बी इंडिपेंडेंट। ये तीनों पार्टीज आपस में इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। चलो जी, बड़े आगे कर लिया कॉपी? अच्छा जी सर, फिर एक छोटा सा ना एक चार्ट, ये इस तरह चार्ट नहीं बनाना, ये ऊपर रख दें शेयर होल्डर, फिर बोर्ड, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स यानी मैनेजमेंट, और फिर एम्प्लॉइज। ठीक है? इंटरनल ऑडिट का क्या काम होता है सारा बता रहा हूं। फ्रॉड कौन डिटेक्ट करता है? तो देखो याद रखना, आगे हमने एक चीज पढ़नी है, ऑडिटर कभी भी फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए ना आता है, ना उसके प्रोसीजर्स अप्लाई करके फ्रॉड डिटेक्ट होता है। ठीक है जी, ना उसकी जिम्मेदारी है फ्रॉड डिटेक्ट करने की। उसकी क्या जिम्मेदारी है? सिर्फ ये चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने या नहीं। इसके अलावा बाखुदा हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। इससे पहले कितने लोगों को लगता है कि ऑडिटर फ्रॉड पकड़ता है? ये हाल है। देखो, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसका मतलब है देयर इज अ बिग एक्सपेक्टेशन गैप। ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है फराज। वेरी गुड। फ्रॉड पकड़ता कौन है? फ्रॉड के लिए फॉरेंसिक ऑडिटर्स आते हैं। ठीक है ना? उनका काम ये होता है कि वो फ्रॉड पकड़ते हैं, और फ्रॉड भी आप उनको पहले बताते हो कि हमें इस एरिया में लगता है कि फ्रॉड हुआ। नहीं नहीं, खुद नहीं निकलता ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। मुझे एक बात बताओ, एआरटीटी में एक कैशियर था, वो पैसे लेके भाग गया, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम उसको पकड़े हैं? अल्लाह के बंदो, डिफॉल्केशन आई, उसने कहा जी कैश जो है वो शॉर्ट है, वो बीच में मिसप्लेस हुआ है। मैं ये कैसे पता चला? अच्छा, दूसरा ये फ्रॉड बाज़ औक़ात ऐसे होता है जिसमें मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व होती है।
वो फ्रॉड ऐसे करती है कि किसी का बाप भी नहीं पकड़ सकता हूँ, इतना ऑर्गेनाइज फ्रॉड होता है। ठीक है जी। तो बाज़ औक़ात सर शेयर होल्डर भी शामिल होती है बीच में। जैसे मिसाल के तौर पर मैं शेयर होल्डर हूँ, 50% शेयर है मेरे पास एक कंपनी के, मैं चाहता हूं मैं अपने शेयर बेच दूं, तो मैं क्या करूंगा, कंपनी का प्रॉफिट ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा। मैं मैनेजमेंट के साथ मिल गया, तो सारे 2 नंबर तरीके हमने मिलके वो किए, सेटअप किए। ऑडिटर आके देखो, याद रखो, ऑडिटर के प्रोसीजर्स में फ्रॉड आ गया, पकड़ लिया उसने, उस पर रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन वो अपने प्रोसीजर्स डिजाइन नहीं करेगा इस चीज की। ठीक है, पकड़ लिया तो वो रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। ये बात याद रखना भाई, ये स्पेशलाइज फील्ड है, फ्रॉड पकड़ने की ऑडिटर का काम नहीं है ये। आप देखें ना, हर ऑडिट फर्म के अंदर एक अलग से डिपार्टमेंट है, किसका, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। आप जाओ केपीएमजी में आपको मिलेगा, आपको पीडब्ल्यूसी में मिलेगा, आपको ईवाई में मिलेगा। कौन सा डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। उसका काम क्या है, फ्रॉड पकड़ना। तो उनको ट्रेन ऐसे किया जाता है। ठीक है जी। अब आप अपने घर का कुत्ता ले गए हो कस्टम पे, ये सूंघ के बताएगा इसमें चर्स है या नहीं, वो ट्रेन नहीं है ना इस चीज के लिए, आपकी हिफाजत करेगा वो, है ना जी। हाँ, ऑडिट की किताब में चीजें जो है वो शफल होंगी, कुछ चीजें ऐड होंगी, लेकिन जो पुराना कोर्स है वो 95% वैसे ही है। ठीक है जी। जो लीस्ट अफेक्टेड सब्जेक्ट्स है ना, उसमें से एक ऑडिट भी है, जो नई स्कीम आने के बाद लीस्ट अफेक्ट हुआ है। अच्छा जी। गौर से सुनना दोस्त, बड़े आगे, इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। बुक को यूज करें उसी को सर, क्या मतलब, अच्छा हाँ सॉरी, मैं पिक नहीं कर पाया। हाँ, उसी पुरानी किताब को फिल वक्त तो यूज करो। सर सुनिएगा दोस्त, सर दो तीन छोटी सी चीज, दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ना, ये आपको पता भी होंगे। अगर किसी ने एक सुपर स्टोर में चीजें देखी है कैसे हैंडल होती हैं, उसको पता होगा जो मैं भी डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है। एक कंपनी ने जो चीजें खरीदती बेचती है, उसने एक ऑडिटर अपॉइंट किया। क्या अपॉइंट किया, ऑडिटर अपॉइंट किया। ऑडिटर कंपनी में गया और उसने एक पूरा मैकेनिज्म देखा, एक पूरा साइकिल देखा, सिस्टम देखा कि कंपनी काम कैसे करती है, कंपनी काम कैसे करती है। ऑडिटर ने कंपनी के प्लानिंग मैनेजर से पूछा कि भाई आप लोग परचेजेस कैसे करते हैं, क्या चीज, गुड्स जब आती हैं तो कैसे आती हैं। उन्होंने कहा भाई गुड्स जो है ना ट्रक पे आती है, ट्रक हमारे कंपनी के बाहर खड़ा हो जाता है, हम सामान उतारते हैं एक एक करके और एक शीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जो कहलाती है गुड्स रिसीट्स नोट। क्या कहलाती है, गुड्स रिसीट नोट। यानी जो चीजें ट्रक से हमने उतारी वो हम क्या करते हैं, एक सादा पेज के ऊपर लिख लेते हैं, ऐसा। अब बताओ दोस्त, ये सादा पेज पे जो आपने चीजें लिखी और जो ट्रक आया था, ट्रक के साथ आई थी इनवॉइस। क्या आई थी, इनवॉइस। उसूलन इनवॉइस में जो चीजें आ रही हैं और जो आपने लिस्ट बनाई है, वो दोनों क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। इसका मतलब है ट्रक में जो सामान आया था हमने वही उतारा, डन। हमने जब ये चीजें मैच की, ये हम ले गए वेयर हाउस के अंदर सामान। अब वेयर हाउस के अंदर सामान ले गया तो वेयर हाउस के अंदर क्या किया हमने, रैक्स में लगा दिया सामान, जिस जिस जगह पे लगाना था वहां लगा दिया, डन। बताओ मेरे हाथ में कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, दो। कौन कौन से, इनवॉइस। इनवॉइस कहां से आई है, दूसरी जगह से आई है। मैंने क्या बनाया, खुद गुड्स रिसीट नोट बनाई, ध्यान रखना है। ठीक है। ये दोनों चीजें लेके मैं एक बाबा के पास गया, बाबा है स्टोर कीपर, वेयर हाउस का इंचार्ज। हमने कहा भाई हमने ये सामान वेयर हाउस में रख दिया, चाचा आप इसको लेजर में भी डाल दो। चाचा ने क्या किया, जो जो सामान आया था उसकी एंट्री लेजर में डाल दी। क्या घी के डब्बे इतने आए थे, डीजल के डब्बे इतने आए थे, फलाने डब्बे इतने आए थे, कीलें इतनी आई थी, हथौड़ियां इतनी आई थी, ये सारी चीजें क्या किया चाचा ने डिफरेंट लेजर्स में डाल दिए, ऐसा। अब बताओ हमारे हाथ में कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, दो 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 दो, और एक लेजर भी हमारे पास अपडेट हो चुका है, ऐसा। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, और जो सुनना, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हमने दिए अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को। किसको दिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट को। किस चीज के लिए, कि भाई ये दो चीजें आप मैच भी कर लेना, ठीक है जी, और आप इसको पे कर दो। ये पैसे थोड़े टाइम बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ड्यू डेट आने पे ये पैसे पे कर दिए, ऐसा। अब बताओ जो सामान ट्रक से उतारा था वही कंपनी के अंदर आया, जो कंपनी के अंदर आया पैसे भी उसी के पे हो रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, ये पूरा साइकिल क्या कहलाएगा, परचेज साइकिल। क्या कहलाएगा, परचेज साइकिल। परचेज साइकिल में इतने स्टेप्स हैं, गुड्स उतरा, जीआरएन बना, इनवॉइस से मैच हुआ, स्टोर में जाके हमने चीजें रखी, स्टोर लेजर अपडेट हुआ, फाइनेंस वालों को दिया, उन्होंने भी देखा, उसके बाद जाके क्या हुई,
पेमेंट हुई, डन। लिखेगा नहीं कोई भी, सिर्फ सुन रहे हो। मैंने बहैसियत ऑडिटर कंपनी से ये पूछा, जब सेल करते हो तो कैसे करते हो? ये तो परचेज हो गया ना, सेल कैसे करते हो? उससे का कस्टमर आता है हमसे गुड्स मांगता है, हम क्या करते हैं? पहले जाके चेक करते हैं है भी या नहीं है। ऐसे नहीं कि उतार के नहीं, पहले हम जाके चेक करते हैं है या नहीं है। सर क्यों चेक करते हैं? जो है वो निकाल के दे दें? नहीं, हम बताते हैं भाई ये 2 सामान है, ये तीसरा नहीं है। फिर बंदा क्या करता है? लाओ मैं सारे दूसरी जगह से ले, ऐसा भी होता है ना। तो हम क्या करते हैं, स्टोर लेजर से पहले चेक करते हैं कि ये गुड्स अवेलेबल हैं या नहीं है। जी अवेलेबल। क्या करते हो? सामान निकाला, क्या बनाई? गुड्स डिलीवरी नोट, और क्या बनाया साथ में? इनवॉइस। ये दोनों चीजें हम खुद बनाते हैं, डन। सर ये दोनों चीजें निकाली और हमने क्या किया, ये ट्रक पर सामान लोड कर दिया। ट्रक पर सामान लोड करने के बाद कहां भेज दिया? जिससे मांगा था कस्टमर ने उसके पास भेज दिया। उसके पास हमने भेजी इनवॉइस। वो क्या करेगा? इनवॉइस की एक कॉपी अपने पास रख लेगा, बाकी दूसरी कॉपी पे क्या करेगा? साइन करके वापस कर देगा। किस चीज के लिए साइन किया उसने? ये एक्नॉलेज करने के लिए कि मैंने गुड्स रिसीव कर लिए। पहला स्टेप हमने क्या किया, घर में देखा सामान है या नहीं, सामान निकाला, जीडीएन और इनवॉइस बनाई। उसके बाद हमें ट्रक पे डाला सामान, ट्रक समेत पठान हमने भेज दिया उसके दरवाजे पे। सर उस बंदे ने क्या किया? साइन ले लिया कस्टमर से। साइन लेने के बाद इनवॉइस लेके आया और इनवॉइस हमने किसको दे दी? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट थोड़े टाइम में ये पैसे क्या कर दिए? कलेक्ट कर लिए। पे नहीं किए, कलेक्ट कर लिए। ऐसा। अब बताओ पहला साइकिल आपने किसका पढ़ा, दूसरा साइकिल आपने किसका पढ़ा? सेल्स का। ये दोनों साइकिल हमने, ऑडिटर ने मैनेजमेंट से पूछे। मैनेजमेंट को हमने कहा वाह भाई बड़ा जबरदस्त काम है आपका। फिर एक बात बताएं, तो आ रहा है और जा रहा है, पढ़ा हुआ कितना ये कैसे मैनेज होता है? तो आ रहा है और जा रहा है ना, पढ़ा हुआ कैसे मैनेज करते हो? उसका हम करते हैं कि साल के स्टार्ट पे जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है उसके अंदर परचेजेज ऐड करते हैं, उसमें से सेल्स निकाल देते हैं, बाकी क्या बच जाती है? क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम जाके फिजिकली गिन भी लेते हैं। मैंने कहा यार बेहतरीन काम कर रहे हो, जो आ रहा है वो भी पूरा प्रोसेस है, जो जा रहा है वो भी पूरा प्रोसेस है, जो पड़ा हुआ है वो फिजिकली काउंट भी कर रहे हो। इतना सारा काम क्यों करते हो? उन्होंने कहा हम इसलिए करते हैं ताकि परचेजेस सही बुक हो, ताकि सेल्स सही बुक हो, ताकि क्लोजिंग स्टॉक सही बुक हो, परचेज सही बुक हो, सेल्स सही बुक हो और क्लोजिंग स्टॉक सही से रिकॉर्ड हो जाए। उन्होंने कहा हम ये सारे काम करते हैं और इसके बाद जाके हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे बताओ जितनी चीजें आपने पढ़ी, परचेज का साइकिल, सेल्स का साइकिल और स्टॉक की वैल्यूएशन और उसकी काउंटिंग, ये कहलाती है इंटरनल कंट्रोल। ये क्या कहलाते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स। क्यों लगाती है मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स? क्यों लगाती है इंटरनल कंट्रोल जी? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फिगर जाएं वो बिल्कुल सही हो, परचेजेस 100% एक्यूरेट हो, सेल्स 100% एक्यूरेट हो और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर 100% एक्यूरेट हो। तो बताओ मैनेजमेंट क्या लगाती है? इंटरनल। किस चीज के लिए? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फिगर जाएं वो बिल्कुल सही जाएं। तो बताओ इंटरनल कंट्रोल लगाना जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जिम्मेदारी किसकी? और इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए वो क्या लगाती है? इंटरनल कंट्रोल, ताकि फिगर्स बिल्कुल सही आए। ऐसा? ये बात समझ आती है? अच्छा जी, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं मैनेजमेंट की 3 जिम्मेदारियां। ये जिम्मेदारियां मैनेजमेंट पे लॉ ने लगाई हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने नहीं। किसने लगाई है? लॉ ने लगाई है। ठीक है जी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किसको कमांड करता है, किसको गवर्न करता है? ऑडिटर को, मैनेजमेंट को नहीं। मैनेजमेंट की सारी जिम्मेदारियां कहां लिखी हुई है? लॉ में, कंपनी लॉ में लिखी है, डन। मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बना के देगा मैनेजमेंट। किसके हिसाब से? एप्लीकेबल एफआरएफ क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हमारे यहाँ कौन सा फ्रेमवर्क अप्लाई होता है? हमारे यहाँ अप्लाई होता है आईएफआरएस। क्या अप्लाई होता है? आईएफआरएस। तो आईएफआरएस के हिसाब से अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी? ऑडिटर की या मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट की। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? उसकी ऑडिट करके रिपोर्ट देना, डन। दूसरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, अभी आपने ऊपर पढ़ा, टू एस्टैब्लिश इंटरनल कंट्रोल to ensure that financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework। दूसरा काम क्या है? ये पहले काम से लिंक नहीं, हाँ है। पहला काम क्या है? मेन जिम्मेदारी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? ऐसा इंटरनल कंट्रोल डालना कि इससे मैनेजमेंट
सही रिपोर्टिंग कर सके। डन। ये काम करने के बाद, ये 2 जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद हमारी एक जिम्मेदारी है ऑडिटर की तरफ की, यानी मैनेजमेंट की एक जिम्मेदारी किसकी तरफ है? ऑडिटर की तरफ। ऑडिटर की तरफ जिम्मेदारी क्या है? लॉ कह रहा है ऑडिटर जब आएगा तुमने उसके साथ कोई 3-5 नहीं करना, कोई तुमने उसके अंदर अड़ीबाजी नहीं करनी है। ऑडिटर जो डॉक्यूमेंट मांगे तुमने देना है, जिस बंदे से बात करना चाहे ऑडिट से रिलेटेड बात करने देना है, और जिस लोकेशन पे जाना चाहे जा सकता है ऑडिट से रिलेटेड। ठीक है जी। अब बना है सर मैनेजमेंट उसको मना, आप गए ऑर्डर, आप मिसाल के तौर पर ऑर्डर है आपके पास और बाजवा से कहा जी वो जो आपकी जो है वो मार्केटिंग हेड है, हमने उनसे मिलना है। बाजवा ने कहा क्यों? ये ऑडिटर है, बात करेंगे उससे। क्या बात करेंगे आप? भाई हमारी अपनी बात है ना, मैं तो मिलने नहीं दे रहा भाई। भाई क्यों? भाई हमारी बेगम है वो। हमने कहा भाई बेगम है तो यार अपने घर में रखो, और अगर बाहर काम करवा रहे हो तो फिर ऑडिटर को क्या करना है आपने? एक्सेस देना है, मिलने देना है। उसने कहा अच्छा लेकिन मैं भी खड़ा हूंगा वहां पे। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, लेकिन याद रखना आप किसी बंदे से मिलने से उसको मना नहीं कर सकते, किसी डॉक्यूमेंट देने से मना नहीं कर सकते। और अगर सर आपका बिजनेस मल्टीपल लोकेशंस पे, अब उसने कहा भाई मुझे आपकी जो है वो डिफेंस वाली ब्रांच पे जाना है, आपने कहा जो भी है यही करो, डिफेंस वाली ब्रांच पे जाना अलाउड नहीं है। उसने कहा नहीं भाई हमने जाना है, हमने जाके चेक करना है, स्टॉक चेक करना है। ठीक है जी। एक ब्रांच है कटी पहाड़ी पे, आप ऑर्डर को बोल रहे हो चलो यार चलते कटी पहाड़ी, वो कह रहा मैं नहीं जा रहा। नहीं, यानी सर आपने उसको हर लोकेशन पे हर बंदे से और हर डॉक्यूमेंट आपने उसको प्रोवाइड करना है, अगर आप मैनेजमेंट। डन। अब बताओ मैनेजमेंट की 3 बड़ी जिम्मेदारियां। अब सुनो, मैंने एक लाइन लिखा, एक लाइन लिखी, ठीक है जी, और सवाल का नक्शा चेंज हो गया। मैंने कहा भाई मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से क्या है? मैं कहूंगा भाई एक तो मैंने ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने, ठीक है जी। दूसरा मैंने क्या करना है, उसको सारी इंफॉर्मेशन देनी है। तो क्या ये डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है? बैलेंस शीट आती है, पीएनएल आता है, कैश फ्लो आता है। लेकिन अगर मुझे इनवॉइसेस देखनी है तो मैनेजमेंट देगी इनवॉइसेस। हाँ, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट देखने कंपनी ने कहाँ कहाँ किए तो मुझे देगी वो। हाँ सर, मुझे अगर मार्केटिंग की चीजें देखनी है कि कंपनी ने कहाँ कहाँ ऐड लगाया, वो तस्वीरें दिखाओ, तो वो देगी, और कंपनी को कंपनी की मैनेजमेंट देगी ऑर्डर को, बिल्कुल देगी। ठीक है जी। मुझे जाके सर सीएफओ से मिलना है, अलाउड है। चीफ एग्जीक्यूटिव से मिलना अलाउड है। एचआर के बंदे से मिलना अलाउड है। एचआर के बंदे से क्यों मिल रहे हो? सर हम चेक करेंगे सैलरी आप सही दे रहे हो नहीं दे रहे हो, जिन लोगों से जो अग्री किया था कॉन्ट्रैक्ट में लेके एम्प्लॉयज को अपनी सैलरी दे रहे हो नहीं दे रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी का एम्प्लॉय छोड़ के चला गया उसको भी सैलरी जा रही है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा आ चुका उसको सैलरी ही नहीं मिली। तो हमने ये सारी चीजें भी देखनी है। लोकेशन, स्टॉक हमारा जहां जहां पड़ा है ऑडिटर वहां जहां जाकर चीजें देख सकता है, हम उसको मना नहीं करेंगे। जी मेरे बच्चे, अभी हमने सारा देखना है कि ऑडिट किस कंपनी का करना लाजमी है, और दूसरा कि ऑडिटर होना कौन चाहिए। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा भी लोग ऑडिट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने भी देखना है। 2 मिनट रुक जाओ। अच्छा जी, तो बताओ अगर मैं आपसे पूछूं सेल साइकिल, परचेज साइकिल, क्या है परचेज साइकिल? इंटरनल कंट्रोल। क्या है सेल साइकिल? इंटरनल कंट्रोल। साल के एंड पे इन्वेंट्री काउंट करना क्या है? इंटरनल कंट्रोल। क्यों लगाया? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाना और बनाना ये जिम्मेदारी है किसकी? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना। तीसरा, ऑडिटर को एक्सेस देना किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स पे, सारे लोगों पे। और ऐसा है, ये बात समझ आती है? सर ये अब आप कॉपी कर ले, तस्वीरें नहीं बनाइएगा बस। समझ आ रही है चीजें मेरे बच्चों?
जी मेरे भाई। तो आ रही है। तैयार हो जाओ बच्चों, मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ। मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉ अप्लाई होगा? कंपनीज एक्ट। ऑडिटर के लिए लॉ क्या है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटर के लिए लॉ क्या है? क्या चीज है जो ऑडिटर को चलाएगी? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या चीज है जो मैनेजमेंट उसके हिसाब से आपको जवाब दे रही है? क्या चीज है जो मैनेजमेंट को पुश कर रही है 3 जिम्मेदारियों के लिए? लॉ। ठीक है जी। याद रखना, मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां लॉ के हिसाब से, ऑडिटर की जिम्मेदारी किसके हिसाब से? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। डन। जी मैंने बच्चों कर लिया। जाओ मेरे। Any campus of ARDD business school in Rawalpindi? No. जी ऊपर करें। अच्छा जी। ऑडिट का स्टडी टेक्स्ट मिल गया है आपको। देख लेता हूँ मैं अभी। इंटरनल कंट्रोल को बहुत, इंटरनल कंट्रोल बहुत टाइप्स के होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। इंटरनल कंट्रोल एक 1 करोड़ टाइप के। ठीक है जी। जी मेरे बच्चे। नहीं, उसमें उन्होंने ये कर दिया ना कि उन्होंने अब एक पूरी वो रख दी है, प्रोग्राम रख दिया है। मंडे को जो है वो आई कैप वालों ने एक ओपन ओपन ऑफ सेशन रख दिया। उन्होंने कहा हम उसी में जवाब दे देंगे सर। मंडे को है, उसको अटेंड कर लेना। ठीक है ना। जो आई कैप के एक्स काउंसिल मेंबर हैं, जिन्होंने स्कीम बनाई थी, वो वहां बैठेंगे। ठीक है ना। अगर इंटरनल कंट्रोल में कोई मसला है तो ये काम ऑडिटर को करना है, पता लगाने का। देखो एक चीज सुन लो, इंटरनल कंट्रोल में अगर कोई मसला है ना, ऑडिटर उसको आइडेंटिफाई करके दे सकता है। ठीक है जी। कि भाई आप लोगों ने तो यार जब सामान खरीदा, आप लोगों ने तो उसको बगैर जीटीएन वगैरह बनाए, बगैर इनवॉइस वगैरह बनाए सामान अंदर रख लिया और इनवॉइस जो है पे कर दिया। आपने चेक ही नहीं किया कि सामान आया है, इनवॉइस पे वही लिखा है नहीं लिखा, तो आपको तो इंटरनल कंट्रोल वीक है। तो ऑडिटर जो है वो कंट्रोल की टेस्टिंग करेगा। आगे हम एक चीज पढ़ेंगे, वो ऑडिटर कंट्रोल चेक करेगा। अगर कंट्रोल्स कंपनी के स्ट्रांग हुए तो वो थोड़े से प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ये कंक्लूड कर देगा कि मामला सही चल रहा है। लेकिन अगर कंट्रोल ही वीक हुए तो फिर डिटेल में चेकअप होगा। ठीक है जी। जी मेरे भाई। जो हमने बना के भेजी थी, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट के लिए साइन इससे करवा रहे हैं कि आपने ये गुड्स रिसीव कर लिए। ये ना हो ना कल कल ये कस्टमर कहेगा मुझे तो गुड्स मिली ही नहीं। कस्टमर के पास एक एक इनवॉइस की 2 कॉपीज होती है ना। हाँ, 2 कॉपी। कैसे पता चलेगा कि ऑडिटर को मैनेजमेंट से कुछ कनेक्शन है? हाँ, ये हम अभी पढ़ेंगे पूरा बाकायदा। कोड ऑफ एथिक्स हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कनेक्शन है और कहाँ कहाँ पर कनेक्शन है। प्लीज चेक व्हाट्सएप आफ्टर क्लास। अच्छा जी। जी बढ़े हम आगे दोस्त। अभी कर लेते हैं यार हमारा व्हाट्सएप।
जी मेरे बच्चों, जवाब दे दिया मैंने तुम्हें आशिक। जी बढ़े हम आगे। थोड़ी सी ख्वारी बड़ी ख्वारी से आपको बचा लेगी। ये जो थोड़ा सा आपको लिखने के लिए दिया है ना, इसमें आपके हाथ दुखेंगे, उंगलियां दुखेंगी, ठीक है जी, लेकिन आखिर में आपका रजिस्टर आपका रहनुमा होगा। जीडीएन अपने पास रखेंगे और इनवॉइस कस्टमर को, हाँ जीडीएन अपने पास यानी गुड्स डिलीवरी नोट अपने पास रखेंगे, ताकि हम ये बाद में बता सकें कि हमारी फैक्ट्री से निकली क्या चीज थी। ठीक है ना, ये ना हो एम्प्लॉय कस्टमर के पास गुड्स पहुंचे 2 डब्बे शॉर्ट हो और ट्रक वाला कहे मुझे दिए ही 2 डब्बे कम थे, तो हम बता सकेंगे ना भाई हमने तो पूरे डब्बे दिए थे, तुम 2 घर ले गए। हाँ जी बढ़े हम आगे। सलमान कर लिया कॉपी। इस दफा 3 सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत कम बच्चे अपीयर होंगे। एक अपीयर होंगे कम होंगे मर्केंटाइल लॉ में, एक कम अपीयर होंगे कंपनी लॉ में, और एक बहुत कम अपीयर होंगे ऑडिट के अंदर, क्योंकि वो एमएफए आ गया, लोग ऑडिट छोड़ के वहां मूव हो गए। ठीक है ना, लास्ट टाइम 11,000 बच्चों ने कंपनी लॉ ये लॉ का पेपर दिया है, तो माफ करे, बीएम का सेकंड नंबर पे ज्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया, सेकंड नंबर पे बीएम था है। एमएफए बचाने के चक्रों में जी बढ़ जाएंगे, बढ़े। तो ऊपर कर दो ऐसे। एमएफए मुश्किल है क्या सर? हाँ मुश्किल तो है, लेकिन लॉजिकल सब्जेक्ट है, मजा आएगा पढ़ने में। टेक्निकल सब्जेक्ट है। जी बढ़े आगे। बढ़ जाए। चलिए कॉपी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सीएमए कितने मंथ्स में कंप्लीट होगा? एग्जाम से 1 महीना पहले। जी बढ़े आगे। आई कैप का ऑडिट कौन करता है? शायद मुनीफ जियाउद्दीन करता है, जो फर्म है मुनीफ जियाउद्दीन वो करती है, या अभी शायद एक और फर्म ने अभी उसका वो लिया है। हुजैफा किस फर्म में यार? हैदर भीम जी में। हैदर भीम जी करती है भाई। हैदर भीम जी 2 अलग अलग बंदे बेटा, हैदर अलग है, भीम जी अलग है। जी बड़े। एक्सेस टू पर्सन की क्या एग्जांपल होगी? एक्सेस टू पर्सन की क्या एग्जांपल है? एक 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 ऑडिटर आता है, वो कहता है जी मुझे एचआर के लोगों से मिलना है, ह्यूमन रिसोर्स के लोगों से।
हमने कहा तुम ऑडिट करने आए फाइनेंस वालों से मिलो, एचआर में जाके क्या करना है तुमने? कहा भाई हमने जाके पूछना है कि भाई सैलरीज आप किस तरह दे रहे हो। हमने कहा वहाँ पर्देदार लोग हैं भाई, नहीं अलाउ। नहीं भाई ऐसा नहीं है, आप एचआर के बंदों से मिलो, मार्केटिंग के बंदों से मिलो, जिससे आपने मिलना है मिलो, ऑडिट के चक्कर में। जी बढ़े हम आगे, चलो जी। अब एक छोटी सी चीज सुनना, जरा सुनो, देखो जरा। बीच में एक बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान में केस हुआ एग्जैक्ट ग्रुप का, याद है? एग्जैक्ट ग्रुप वालों पे गवर्नमेंट ने चढ़ाई कर दी कि आप 2 नंबर जो है वो डिग्रीज बांट रहे हो, एजेंसीज भी इन्वॉल्व हो गई, सत्यानाश कर दिया उनका। उससे ज्यादा सत्यानाश पता है किसका हुआ? उस कंपनी के ऑडिटर का। उस कंपनी के ऑडिटर पे तो मतलब बुलडोज कर दिया ना एससीपी ने, कि तुम क्या कर रहे थे। मैंने कहा भाई मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता हूँ, मैं थोड़ी फ्रॉड पकड़ने बैठा हूँ, मैं थोड़ी देख रहा हूँ कि ये जाली डिग्री दे रहे हैं, सही डिग्री दे रहे हैं। हाँ मेरे पास अगर इस तरह का कोई केस आता, मुझे समझ आता कि ये फ्रॉड है, मैं जरूर कम्युनिकेट करता। तो मेरा काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करना। मैं गरीब मानू भाई। उन्होंने कहा नहीं, आप बराबर बराबर के हिस्सेदार है सारी चीजों के। ठीक है, जहांगीर तरीन की शुगर मिल में मसला हुआ, देखा आपने अभी? किसको नोटिस इशू हो गया? केपीएमजी को। किसको? केपीएमजी को। देखो मैं किसी लीगल अथॉरिटी के जुरिस्डिक्शन को चैलेंज नहीं करता, लेकिन मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी, मेरे हिसाब से जो उस रिपोर्ट में ऑडिटर से रिक्वायर्ड प्रोसीजर थे वो इन्वेस्टिगेशन वाले प्रोसीजर से, ऑडिट वाले प्रोसीजर नहीं थे। ऑडिट प्रोसीजर से उस तरह की चीजें जो आइडेंटिफाई हुई है वो आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। ठीक है जी, ऑडिटर आके ऑडिट करता है किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऑडिटर जब ऑडिट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो वो आके कोई ऐसा मतलब हरफ आखिर है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, ऐसा है? नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहली चीज ये याद रखो, अगली हेडिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है वो हमारे पास है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे एक बात बताएं, मैनेजमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पढ़ ली ना, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, इंटरनल कंट्रोल सेटअप करेगा और ऑडिटर को एक्सेस देगा इंफॉर्मेशन पे, पर्सन्स पे, लोकेशंस पे। ठीक है, मुझे बताएं ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? पहले बताओ ऑडिटर की जिम्मेदारी डिटरमिन कौन करता है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स करते हैं, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटर की दो बड़ी जिम्मेदारियां, दो बड़ी जिम्मेदारियां। नंबर वन, ऑडिटर ने रीजनेबल अश्योरेंस देनी है। अश्योरेंस का मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस। क्या देना है? कॉन्फिडेंस देना है। किसको कॉन्फिडेंस देना है? शेयर होल्डर को, कि यार मैं बैठा हूं, मामला सही है। रीजनेबल का मतलब क्या है? देखो एक चीज होती है एब्सोल्यूट अश्योरेंस, कि मैंने एक एक चीज देख ली है और एक चीज भी जो है वो गलत नहीं है। ठीक है जी, कोई चीज गलत निकले मेरा सर उड़ा देना, ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस है। क्या ऑडिटर ऐसी अश्योरेंस देता है? ऑर्डर क्या दे रहा है? एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रीजनेबल। ऑर्डर कह रहा है भाई रीजनेबल अश्योरेंस है, 80-90% चीजें मैंने देखी हैं, कुछ चीजें मैंने नहीं देखी हैं। 80-90% चीजें मैंने देखी हैं, 70% चीजें मैंने देखी हैं, उसकी बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई मिसस्टेटमेंट नजर नहीं आई, मुझे कोई 2 नंबर चीज नजर नहीं आई। तो मुझे एक बात बताएं, क्या रीजनेबल अश्योरेंस 100% अश्योरेंस है? नहीं। स्टैंडर्ड कहता है रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। अश्योरेंस का मतलब श्योरिटी, कॉन्फिडेंस। हमने शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस दिया है कि भाई 80-90% चीजें हमने देख ली हैं और माशाल्लाह बाकी सारी चीजें सही हैं। हाँ, लेकिन ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। ये कौन सी एश्योरेंस है? अच्छा, हमने ओपिनियन किस पे देना है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? फ्री फ्रॉम मटीरियल मिस स्टेटमेंट है। अच्छा सुनो, एक शेयर होल्डर ने कंपनी के ऑर्डर पे कर दिया केस। ठीक है जी, और क्या केस किया कि कंपनी ने 3500 रुपए का कूलर खरीदा और वो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, ऑडिटर जो है वो गया कोर्ट में, मिसाल दे रहा हूं, ऑर्डर को जज ने कहा भाई कूलर कहाँ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? उसने कहा कूलर फिक्स्ड एसेट्स में होगा। उसने कहा फिक्स्ड एसेट में भी कूलर नहीं आ रहा है। तो कूलर कहाँ गया भाई, बैलेंस शीट पे क्यों नहीं आ रहा कूलर? उसने कहा भाई 3500 रुपए की चीज है, मैंने नहीं देखा। अगर ये है भी गलती तो मैं छोटी गलतियों के लिए जिम्मेदार। एक तो देखो ऑर्डर क्या कह रहा है, 80-90% बड़ी चीजें देखी हैं जिसमें मुझे कोई गलती नहीं नजर आई, ऐसा है? क्या इमटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए ऑर्डर जिम्मेदार है? नहीं सर, हम तो जवाब ही किस पे दे रहे हैं? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अच्छा, मटेरियल क्या होता है ये अभी हमने आगे जाके पूरा स्टैंडर्ड देखना है,
मटीरियलिटी क्या है, ठीक है जी। मटीरियल वैसे क्या ऐसी दिमाग में आता है, मटीरियल है क्या? हर वो चीज जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करे। मैं उस पर हर दफा एक छोटी सी तफरी वाली कहानी सुनाता हूँ लोगों को कि अगर आप मिसाल के तौर पर बाजवा के लिए एक रिश्ता देखने के लिए इसके घर वाले गए, तो भाई बाजवा मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, तो मैं इसलिए इसके साथ मस्ती मजाक कर सकता हूँ, भाई ये छोटा मेरा ही, ठीक है। अच्छा, ये जैन है, बाकी बच्चे अब्दुल्ला है, ठीक है ना, जिनको मैं नाम से जानता हूँ, ठीक है, बाकी भी अपने ही बच्चे हैं, फरूख है, सलमान है, छोटू क्या नाम है तेरा बेटा? जैन, जैन, तू बिलाल का कजन है? अच्छा चलो, ये अपना बच्चा है, ये भी ठीक है, बाकी भी अपने बच्चे, नाम नहीं पता मुझे इसलिए, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले भी हैं, ठीक है जी, फराज भी है। अच्छा चलो जी, अब रिश्ते लग जाएंगे यहाँ पर। मिसाल के तौर पर जी, बाजवा के घर वाले गए लड़की देखने के लिए, और बाजवा को ये बताया गया कि लड़की माशाल्लाह हाफिज कुरान है, बहुत जबरदस्त है, ठीक है जी, पढ़ी लिखी इतनी नहीं है, ठीक है ना, बस रीजनेबल पढ़ा है, IBA से MBA किया हुआ है, ठीक है जी, और बस बच्ची बहुत सिंपल से है, और उसमें मतलब एक बुरी आदत है, सोती बहुत है वो सुनना, सोती बहुत है वो। अब मुझे बता बाजवा ने क्या कहा, हाँ यार छोटी सी बात है, सोती ज्यादा 8-10 घंटे सोती होगी, कोई मसला नहीं, मुझे रिश्ता कबूल है, ऐसा मसला था। लेकिन बाजवा के लिए क्या है, वो इमटेरियल है। सर जी, बाजवा को अगर ये पता चले कि भाई लड़की जो है वो बड़ी हाई फाई है जी, कोई हार्वर्ड से MBA करके आई है, 12-13 लाख रुपए मंथली छापती है, ठीक है जी, बाजवा ने कहा जबरदस्त, बस एक बुराई है बेटा, हेरोइन पीती है वो, है। बाजवा के लिए चीज मटेरियल है। हाँ, मैं बाजवा होता मैं जवाब देता तुझे, मैं जवाब। अच्छा जी, तो अब बताएं सर, मटेरियल और इमटेरियल हर बंदे के लिए अलग है, ठीक है। तो हमने पढ़ना है मटेरियलिटी, आप यूजर देख के डिटरमिन करते हो, ठीक है। हमने आगे पढ़ना है कि जब ऑर्डर ये चेक कर रहा होता है कि मटेरियल स्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं, तो वो पहली चीज जहन में क्या रखता है, ये रिपोर्ट में किसको दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, शेयर होल्डर्स को, उनके लिए क्या होना चाहिए। अब शेयर होल्डर बाज औकात एक बैंक होता है, शेयर होल्डर बाज औकात एक जो है वो नॉर्मल बिजनेसमैन है, शेयर होल्डर बहुत सारे हैं, शेयर होल्डर थोड़े हैं, ये चीजें असरअंदाज होती हैं कि मटीरियलिटी कितनी होनी चाहिए, क्या चीज मटीरियल है क्या नहीं है, ये ऑर्डर ने खुद डिसाइड करना है। डन। अब बताओ हमने क्या देना है, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल का मतलब 100% नहीं सर, रीजनेबल का मतलब है हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट। डन। एश्योरेंस का मतलब कॉन्फिडेंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, और हमने ये कम्युनिकेट कैसे करना है, एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करके। डन। सर रीजनेबल का मैंने मतलब बता दिया आपको, हाई लेवल बट नॉट एब्सोल्यूट, और एश्योरेंस का मतलब है डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा सुनो सुनो, दूसरी चीज तो कहा भाई आपने तो ऑडिट रिपोर्ट दे देनी है किसको, शेयर होल्डर्स को, ऐसा। दूसरा आपने क्या करना है सर, इसको सिर्फ यहीं तक रखना, पीछे नहीं जाना, सिर्फ यहीं तक रखना, ठीक है। दूसरा आपने ना कुछ फाइंडिंग्स कम्युनिकेट करनी है डिफरेंट लोगों को। ऑर्डर को कहा ड्यूरिंग द पीरियड आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी ऑडिट करते हुए, आपने सिर्फ रिपोर्ट नहीं देनी है, कुछ और भी चीजें जो आपने बतानी है। जैसे आपको अगर कोई इंटरनल कंट्रोल वीक नजर आया, क्या करो आप, मैनेजमेंट को बता दो कि भाई ये इंटरनल कंट्रोल सही कर लो। आपको कोई टेररिस्ट फाइनेंसिंग नजर आ गई तो रेगुलेटर को फोन करो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को फोन करो कि भाई इधर टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, ठीक है जी। आपको सर कोई ऐसी नॉन कंप्लायंस नजर आ गई जो ICAP को रिपोर्ट करनी है, आप ICAP को रिपोर्ट करो, जो SCCP को रिपोर्ट करनी है SCP को रिपोर्ट करो। ये सारी चीजें आपको लॉ बताएगा कि कहां आपने क्या चीज रिपोर्ट करनी है। आप खुद से चीज डिसाइड नहीं करोगे, आपने फोन कर दिया है यहाँ डायरेक्टर ना बड़ा ठरकी आदमी है, नहीं, ऐसा नहीं, कोई एथिकल मसले नहीं, आपने जो लॉ में मसले लिखे हुए वो आपने क्या करना है, उन लोगों को बताना है जो आपको लॉ के हिसाब से कम्युनिकेट करना है। यानी कम्युनिकेशन का क्राइटेरिया कौन बताएगा, लॉ बताएगा, और कहां कहां कम्युनिकेट करना है ये भी कौन बताएगा, लॉ बताएगा। अब बताएं, दो काम ऑर्डर के जिम्मे, रीजनेबल एश्योरेंस देना और ड्यूरिंग द पीरियड ड्यूरिंग द ऑडिट कम्युनिकेट करना वो चीजें जो डिफरेंट लोगों को हमने कम्युनिकेट करनी है एज पर लॉ, ऐसा। अब मैंने नीचे ना बहुत सारी चीजें इग्नोर की है, मैं सिर्फ पहले बेसिक्स आपके ध्यान में डाल दूं। बताएं जी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नंबर 2, इंटरनल कंट्रोल स्टैब्लिश करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। नंबर 3, ऑडिटर की जिम्मेदारी, जब तुम्हें मैनेजमेंट सारा एक्सेस दे रही है तो फिर तुमसे शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम रीजनेबल एश्योरेंस दोगे उसको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री है मटेरियल में स्टेटमेंट से, और ये कम्युनिकेट तुम कैसे करोगे, थ्रू एन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है जी। इसके अलावा
आपने और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करनी है जैसे आपको लॉ प्रिस्क्राइब करेगा, ऐसा। अब बताएं सर, रीजनेबल अश्योरेंस या एब्सोल्यूट अश्योरेंस? व्हाई नॉट एब्सोल्यूट अश्योरेंस? अब इसको हम डिस्कस करते हैं, ये पहले कॉपी कर, ये भी सारे आ रहे हैं, सारा बता रहा हूं। जी जनाब, लिमिटेशन है बिल्कुल। 5% क्राइटेरिया फॉर मटेरियलिटी, हाँ एक क्राइटेरिया 5%। इन्वायरमेंटल लॉ की खिलाफ वर्जी की जाए तो इफ इन्वायरमेंटल लॉ रिक्वायर्स अस टू रिपोर्ट देन वी विल रिपोर्ट। जी मेरे बच्चों, समझ आ रही है चीजें? ये प्रोनाउंसमेंट लिखा है, बिल्कुल। प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है वो लीगल स्टैट्यूट, वो लॉ जो हम पे अप्लाई हो रहा है। जी मेरे बच्चों, डन कर लिया? इट्स इनफ फॉर द डे। कल भी तो पढ़ना है। ऑडिट टेस्ट हो गया सर, ऑडिट के टेस्ट हो गए, क्या मतलब? हाँ, हाँ, अच्छा होंगे, चैन नहीं डाला। हाँ हाँ बिल्कुल, हर एक चीज का टेस्ट होता है, आप लोग आते नहीं हो, ठीक है ना। आप क्विज हर एक चीज का होता है, बहुत शुरू में एंथुसियाज्म होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? अभी अभी जो ये लाइव क्लास में लोग बैठे हैं ना, लास्ट टाइम ऑडिट की लाइव क्लास में इससे शायद थोड़ा सा ज्यादा रश था, ठीक है ना। और ऑनलाइन अभी अभी कितने बैठे होंगे ऑनलाइन? करें, कितने बैठे? नहीं 40 नहीं, चलो जी 114 15 ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है। अब पता है क्या होगा, ये मूव हो जाएंगे सारे ऑनलाइन पे, ठीक है ना। आप में से अच्छे खासे मूव हो जाएंगे ऑनलाइन पे, फिर क्या होगा, ऑनलाइन वाले गायब हो जाएंगे, वो चले जाएंगे रिकॉर्डेड पे। फिर एक टाइम के बाद रिकॉर्डेड वाले सोचेंगे कि हम अगली अटेम्प्ट में दे देते हैं। ये हिस्ट्री है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। रीजन रीजन ये कि आपके पास ऑप्शन है। जब फिजिकल क्लासेस होती थी किसी के पास ऑप्शन नहीं होता था, आप क्लास मिस की गए आप, फिर लोग यहाँ भरे हुए होते थे, ठीक है ना। ऑनलाइन आने की वजह से ये हुआ कि सत्यानाश हो गया। अब आप अपनी मर्जी से आते हो, अपनी मर्जी से जाते हो, आपको कोई डांट नहीं सकता ना। आप क्या कहते हो आगे से, रिकॉर्डेड देख लूंगा। एक दफा मैंने एक बंदे को दी गालियां उस पे क्लास में, मैंने कहा यार ऐसे बगैरत होंगे जो ये लेक्चर 1 महीने बाद सुनेंगे। और जब 1 महीने बाद कोई सुन रहा था, उसने वो मुझे बिठा के भेज दिया कि सर आज आपकी गालियां खा रहा हूँ। वेरी गुड सर। चलो जी, हैं? अच्छा जरा एक छोटी सी चीज हम पढ़ते हैं, बस एक आध चीज हम पढ़ते हैं, फिर हम मूव हो जाते हैं, ठीक है? नमाज भी पढ़ लेंगे, रुक जाओ। देखो मुझे एक बात ये बताओ, आप कह रहे हो कि आपने देना है रीजनेबल एश्योरेंस। एक शेयर होल्डर आपको अपॉइंट कर रहे हैं, इतना पैसा आपको दे रहे हैं, आप उसको कह रहे हो इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, ऐसा? तो ये तो गलत बात है ना। आप उसको कम से कम एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो दो, आप उसको इतना तसल्ली दो कि आपने इतने पैसे हमें फीस के तौर पे दिए, तो हम आपको चलो एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई कुछ भी कंपनी के अंदर मसला नहीं है, ठीक है जी। और जो मसले हमने सब आइडेंटिफाई कर लिए, ऐसा क्यों नहीं है? सर इसके कई सारे रीजन हैं, ठीक है जी, जो कहलाते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। क्या कहलाते हैं?
एक चीज याद रखना, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट अलग है, ठीक है जी, और आगे एक चीज आएगी इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वो अलग है, ठीक है। लोग बाज़ औक़ात एक ही इनहेरेंट लिमिटेशन याद करते हैं और जहां दिल करता है वहां ठोक देते हैं, ठीक है जी। ये किस चीज को भी हम पढ़ने जा रहे हैं, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट कराने के बाद भी चीजें रह जाएंगी, ठीक है जी। सबसे पहली चीज, ये वाला पॉइंट मैं ऊपर वाला छोड़ रहा हूं, मैं बी पॉइंट पे आ रहा हूं। भाई ऑडिट सैंपल बेसिस पे होता है, किस पे होता है, सैंपल बेसिस पे। सब आपने ये लाइन लिखनी है अपने पास, कहानी नहीं लिखनी है, ये मैंने कहानी आपके लिए जमा की है। मुझे एक बात बताएं, पीएसओ का ऑडिटर है, पीएसओ के 3690 पंप्स हैं, हर एक पंप पे दिन के कोई 300 लोग तो पेट्रोल डलवाते होंगे हैं, आप भी जाते हो ना 50 का डाल, ऐसा है ना, सबका टाइम आया यार, हम भी ऐसे ही थे जी। अब मुझे एक बात बताओ कि आप जाओगे तो 300 लोग पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं, 3600 पंप्स, 300 लोग रोज का पेट्रोल डलवा रहे हैं, पता नहीं पूरे साल में कितने करोड़ ट्रांजैक्शन होंगी, ठीक है जी। आप जा रहे हो पीएसओ का ऑडिट करने के लिए, 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़की नुमा है, ये हमारी टीम है, ये ऑडिट करने जा रही है और ये क्या कह रही है कि हम पीएसओ की सारी ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, हम ऑडिट करेंगे। कर सकते हो? नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सैंपल बेसिस पे जाना पड़ेगा। 100% ऑडिट हम नहीं कर सकते। हाँ जी, मैं बच्चों से अक्सर पूछता हूँ, के इलेक्ट्रिक के कितने कस्टमर्स हैं? के इलेक्ट्रिक सिर्फ कराची और हैदराबाद में वो देती है, बिजली देती है, कितने 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 कस्टमर्स होंगे, जितनी आबादी यानी 3 करोड़ कस्टमर्स होंगे। लानत तुम लोग की शक्ल पे, के इलेक्ट्रिक की एक तार आती है घर में, उस घर में 15 लोग हैं, हर एक में तार नहीं जाती है, ठीक है ना। के इलेक्ट्रिक के 2.5 मिलियन कस्टमर्स हैं, 2.5 मिलियन कस्टमर कैसे हैं, तो करोड़ों की आबादी है भाई, एक घर में एक तार आती है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, 2.5 मिलियन लोग हैं, 25 लाख, ठीक है जी, हर महीने बिल आएगा, 12 महीने के बिल डाल दें आप, ठीक है जी, 2.5 मिलियन इंटू 12 वुड बी ऑलमोस्ट 30 मिलियन, 30 मिलियन बिल्स। यही आप जो अभी टीम मैंने आपको बताई, ये आप लेके जा रहे हो, ठीक है ना। ईवाई में जितने भी फर्म में जितने लोग जाते हैं ना, उनका एक हाथ ऐसे होता है, मम्मा पापा ये इस तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है जी, मम्मी डैडी, ठीक है, इस तरह के। अब वो मुझे बताओ, ये लोग जाके पूरा ऑडिट करके आएंगे, 30 मिलियन बिल्स देखेंगे, क्या बात कर रहे हो यार, हैं, दोनों हाथ से। हाँ जी, यहाँ देख लो, पिज्जा हट की कोई 18,000 ब्रांचेज है, उसका ऑडिट करने वाला 18,000 ब्रांचेस पर तो नहीं जाएगा। आप छोड़ो, एचबीएल की 1700 ब्रांचेज है, अभी बैंक की 1700 ब्रांचेज है, मुझे बताओ ऑडिटर कितने ब्रांचेस का ऑडिट करता है, कितना सैंपल कितना पिक करता होगा, 20। क्या बात करो, 20 ब्रांचेस पे हम ये कंक्लूड कर दें 1700 ब्रांचेस में काम सही हो रहा है? नहीं सर, सुनो सुनो, हम करते ही है, मैं चूंकि अभी बैंक का ऑडिट इंचार्ज रह चुका हूँ, ठीक है ना, 2 दफा मैंने हबीब बैंक फाइनल किया, तो मैं आपको बता सकता हूँ, हबीब बैंक की मेरे वक्त में 60 ब्रांचेस वेरीफाई होती थी। कितनी? ये हबीब बैंक के टोटल डिपॉजिट का 80% होता था, यानी हबीब बैंक के जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उसका 80% उसकी टॉप 60 ब्रांचेस में पड़ा हुआ है। तो क्या करते थे, उन टॉप 60 ब्रांचेस को पकड़ के उसी का ऑडिट कर देते थे बस। हम कहते थे 70-80% हो गया डिपॉजिट वेरीफाई, बाकी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं उनका ऑडिट करने का कोई फायदा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे रहा हूं? नहीं सर, बराबर मैंने यूनिलीवर्स की एग्जांपल रखी है। यूनिलीवर्स में कितने प्रोडक्ट्स होंगे, कितने ब्रांड्स हैं यूनिलीवर्स के? 400 ब्रांड्स हैं सर यूनिलीवर्स के। कितने? 400 ब्रांड्स हैं, यहां लिखा भी होगा, कहां गया, ये रहा लिखा हुआ सर, यूनिलीवर्स ओन्स 400 ब्रांड्स। सर हमारे पास तो घर में ऐसी कोई चीज नहीं आती है सिवाय साबुन के। आपकी सोच आगे नहीं गई है ना, आगे भी बहुत सारी चीजें। तो मुझे एक बात बताओ सर, उसका ऑडिट करने जो जा रहा है, क्या वो 400 ब्रांड्स की जितनी सेल्स है वो सारी वेरीफाई करेगा? इम्पॉसिबल सी बात है। इसका मतलब है हम ऑडिट करते हैं सैंपल बेसिस पे, किस पे? तो क्या हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकते हैं? और भाई जब तुमने 100% ट्रांजैक्शंस नहीं देखी तो तुम 100% अश्योरेंस कैसे दे सकते हो? तुम कैसे कह सकते हो कि सब सही है? तो हमारी लिमिटेशन है कि हमने क्या करना है सर, हमने थोड़ी सी ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करके, रीजनेबल ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करके रीजनेबल अश्योरेंस देना है। एब्सोल्यूट अश्योरेंस हमारी औकात नहीं है। ये बात समझ आती है सर? इनहेरेंट लिमिटेशन 7 हैं, मैंने एक ही पढ़ाई आपको, हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को। मुझे बताओ सारी चीजें समझ में आ गई तुम लोगों को?
अच्छा, मुझे सबसे पहले जरा सा रिकॉल करवाओ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, इंटरनल कंट्रोल सेटअप करना और एक्सेस देना। ऑडिटर की जिम्मेदारी रीजनेबल एश्योरेंस देना और कम्युनिकेट करना, वो सारे मैटर्स जो एज पर लॉ कम्युनिकेट करना जरूरी है, ऐसा। थैंक यू वेरी मच यार। एक मिनट, एक तस्वीर खींच लेते हैं, फिर तुम लोग नाराज हो जाओगे। एक ऐसी तस्वीर, यार मैं आऊं नहीं आऊं मसला नहीं है। चलो बस, थैंक यू बेटा। किताब आपको हम इंशाल्लाह अगली क्लास में दे देंगे, ठीक है। मैं दूंगा।